जी बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, ये बताएं कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी। किसी बच्चे ने गो थ्रू करके देखा? एक लिंक शेयर किया था मैंने गालबन। एनीवन बेटा? कोई भी नहीं है? बेटा, आवाज़ आ रही है सब बच्चों को कि नहीं आ रही? हेलो? जी सर, आ रही है। आ रही है अहमद? सही आ रही है? जी सर, अब सही आ रही है। हंजला, हसीब, हुमा, साजिद, तैयबा, माज, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर, आ रही हो। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताएं, आप लोगों ने लिंक खोल के देखा था कि नहीं देखा था? किसी बच्चे ने सर लिंक कौन खोल सी के? लिंक? मैंने आपके चैट बॉक्स में भेजा था कल पीर की क्लास में, फ्लूट कैटालिटिक क्रैकर के ऊपर। एक मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो मैंने देखने होगा था बच्चों में। बहरहाल किसी और ने देखा है? किसी और बच्चे ने? ये सर देखा था सर। सही लगा? अंडरस्टैंडिंग बैठी है थोड़ी चीज़ों की? ये सर बहुत अच्छा था, समझ में आया था सर। मैं क्या कह रहा था बेटा, मैं यही कह रहा था, उसको एक दफ़ा वीडियो को देख लोगे तुम्हें मतलब ये टॉपिक मुझसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इतना ज़बरदस्त बयान करा हुआ है उसने। तुमने देखा होगा उसने किस तरीके से ब्रेकिश बयान किया था। और एक तुम लोग को टेक्निकल एक प्रॉब्लम जो रिसेंटली अराइज हुई थी अराउंड लाइक 5 इयर्स बैक कर लो, जिसमें मतलब ठीक ठाक इनकी कैजुअलिटी वाला चक्कर हुआ था, बहुत बड़ी इनका इंक्वायरी बोर्ड बैठा था। ये काफ़ी मतलब मीडिया पे हाईलाइट भी हुआ था इनका एग्जॉन मोबिल का। बहरहाल आई डोंट नो उस टाइम तक बच्चों का इंटरेस्ट था कि नहीं था, लेकिन इसके अंदर बाकायदा तौर पे आप खुद देख लें कि किस लिहाज से स्टार्टिंग फ्रॉम किधर से मतलब एक अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कैटलिस्ट का गेट वॉल जो है ना इरोड कर सकता है। उसने सोचा भी नहीं था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। और मतलब एक इंसान जैसा कि आप वो मैंने भी पहली दफ़ा जैसे ये चीज़ देखी थी तो मैं भी फॉर द टाइमिंग एक शंट आउट हो गया था कि इन रियलिटी ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब आप ऐसे कह लेना कि हाईली एक डिफिकल्ट प्लांट को हैंडल करते हैं जिसकी ओरिएंटेशन ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि आपका देख लें कॉलम्स के, आप देखें अलाइनमेंट देख लें, यू हैव अ रीजनरेटर which is operating at approximately 1000 Fahrenheit, ठीक है ना? At the same time you have the reactor, you have the riser reactor which also has the temperature corresponding to 800 to 1000 Fahrenheit, and at the same time थर्ड कॉलम आपके पास किस चीज़ का है? एक सिंपल फ्रैक्शनेशन लगा हुआ है। बहरहाल दोबारा हम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। आई होप आइडिया सबको मिल गया होगा। इंट्रो थोड़ा सा हमने कल पढ़ लिया था, इसका हम रोल चेकआउट कर लेते हैं कि रोल इसका वैसे वैसे नॉर्मल केसेस में कौन कौन से ऑयल्स को ट्रीट किया जाता है, एक उसके लिहाज से भी देख लेते हैं। क्लियर नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा जूम करूं बेटा? क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है सर। जी। ठीक है जी। अच्छा, टिपिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास नॉर्मली जो फीड स्टॉक यूज किए जाते हैं, वीजीओ, वैक्यूम गैस ऑयल। अच्छा बेटा, एक जहन में ये रख लें, कल गालबन एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल उठाया था, एलजीओ एचजीओ। LGO and HGO basically stand for light gas oil and heavy gas oil. Collectively, we say that it is a diesel कट। हम इसको डीजल कट कंसिडर करते हैं। नॉर्मल केसेस में आपके पास जो कह लें कि यूएसए साइड या नॉर्मल केसेस पे जो मिडिल ईस्टर्न साइड पे आपके पास ये प्रोसेस उस वक्त लगाया जाता है जब इनके पास वैक्यूम कॉलम इंस्टॉल्ड है। नॉर्मल केसेस में इनकी अंडरस्टैंडिंग यही आती है कि द हैवीएस्ट ऑयल यू कैन हैव राइट नाउ, ठीक है ना? जिसको आप कह लें अपग्रेडेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। एफसीसी यहाँ पे भी अगर लगाया जा रहा है तो यहाँ पे भी एफसीसी लगाने का मकसद देखें, या तो हैवियर फीड स्टॉक को क्रैक करना होगा टू प्रोड्यूस मिडिल डिस्टिलेट, या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इनके चांसेस क्या होंगे कि इसको गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि राइटर कह रहा है कि इसने
हाइड्रो ट्रीटेड, ये ध्यान में रखें, हर चीज डीसल्फ्राइज्ड होगी, हाइड्रो ट्रीटेड होगी, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू यानी कि एटमॉस्फेरिक बॉटम जो कि आपका आगे जाके वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम की फीड बनता है, आप उसको भी स्ट्रेट अवे, आप पार्ट ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो रूट टूवर्ड्स द एफसीसी। अगर आपको कह लें कि एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमाइजेशन आप सिंगल हैंडेडली करते जा रहे हैं, हर इक्विपमेंट्स आपकी कोशिश है कुछ ना कुछ आपके पास मैक्सिमाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो जाए, ठीक है जी। ये एक सिंपल सी एक ओरिएंटेशन बयान की हुई है कि एफसीसी कहाँ से इनटेक ले रहा है, किधर से क्या चीज़ जा रही है, नॉर्मल केसेस में क्या प्रोडक्शन की जा रही है। बुक में आपके पास ज़्यादातर यहाँ पे गैसोलीन प्रोडक्शन का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फीड स्टॉक, अब एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, आपको ओरिएंटेशन समझ आ गई ना बेटा, आपने जैसा कि डायग्राम देखी होगी, तो गालमन हम लोग शुरू कर लेते हैं कि फीड स्टॉक से कि किस लिहाज से अगर चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करें, ओरिएंटेशन जहन में रखिएगा। और यहाँ पे जब मैं फीड स्टॉक बता रहा हूँ, एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, तब उसको विजुलाइज करते रहिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह है, ठीक है जी। The main feedstock used in FCC unit is a gas oil. It can be a vacuum gas oil, it can be a normal gas oil. Depends. Between these temperatures, the gas oil can be considered a mixture of aromatics, naphthenic and paraffinic molecules. ये कह लें ascending order में इसने आपके सामने लिखा हुआ है। There are also varying amount, ठीक है। Second paragraph पे आ जाएं आप। Gas oil from residue and conversion processes, predominantly coking. यहाँ पे उसने डिस्टिंग्विश कर दिया है कि गैस ऑयल अब आपके पास कहाँ से है, रेजिड्यू से जो गैस ऑयल निकल रहा है, यहाँ जो कन्वर्जन प्रोसेसेस हैं आपके पास प्रीडोमिनेंटली कोकिंग वाली, यहाँ जो डिलेड कोकर है, फ्लेक्सी कोकर है, या फ्लूट कोकर है, 3 किस्म के कोकर्स होते हैं जो कि बेसिकली थर्मल क्रैकिंग कहलाती है, उस पर हम आएंगे, बात करेंगे। कैन बी फेड टू द कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट्स, दे मस्ट बी हाइड्रोट्रीटेड बिफोर catalytic cracking to separate aromatics and remove sulfur. The principal limitation जो आपके पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है क्रैकिंग ऑन चार्ज स्टॉक्स आर द कॉन्ड्रेक्शन कार्बन रेजिड्यू। इस चीज का जिक्र हमने किया था बेटा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, जो क्रूड की या किसी प्रोडक्ट की नॉर्मल तौर पे हम हैवियर रेजिड्यूज की या हैवियर फ्रैक्शंस की हम ये एक प्रॉपर्टी चेकआउट करते हैं नॉर्मली जब उसको ट्रीट आउट करने जा रहे हैं। The effect of Conradson carbon is to form a deposit on the catalyst, जैसा कि हमने पढ़ा है आगे NHT में भी पढ़ा है हमने, ठीक है ना। ये सर है क्या सर कॉन्डेंसन कार्बन रेजिड्यू? ये कॉन्डेंसन कार्बन रेजिड्यू हमने पहली क्लास में पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन की, तो कार्बन की चेन किस लिहाज से एक्सीडिंगली मौजूद है, जो कि फर्दर बाद में आपके पास प्रीडोमिनेंटली कह लें कि थर्मल क्रैकिंग के पेश नज़र ये ऑब्टेन्ड होती है। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो किसी भी मतलब कह लो कि फ्रैक्शन में अगर है तो हैवियर प्रोसेसेस के थ्रू आती है, क्योंकि द लॉन्गर द चेन, द लॉन्गर द कार्बन चेन, द लॉन्गर इट्स रेजिड्यू, उसके इफेक्ट्स रहेंगे वहां पे। अच्छा, दिस डिपॉजिट कुड बी बियॉन्ड द बर्निंग कैपेसिटी इन द रीजनरेटर। हमें यहाँ पे ये चीज अंडरस्टूड है कि रीजनरेटर के अंदर हमारे पास कैटलिस्ट जब जाता है वापस, ठीक है ना, रीजनरेटर के अंदर, तो हम वहाँ पे एयर यूज करते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास कैटलिस्ट पे जो डिपोजिशन हुई हुई होती है कोक की, उसको हम बर्न आउट करते हैं। टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यू गेट द पॉइंट, टेम्परेचर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू होता हुआ रीजनरेशन की तरफ जा रहा है। जो प्रोसेस का टेम्परेचर होगा वो उसी को कैरी ऑन फॉरवर्ड करता हुआ लेके चला जाएगा। तो टेम्परेचर इज नॉट एन इशू फॉर बर्निंग आउट द कोक। अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये कोक किस तरह बर्न आउट होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी मौजूद है और एयर डेफिनेटली कंबस्ट आउट कर देगी उसको सारा कुछ। फॉर एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू इट इज डीसल्फ्राइज्ड फर्स्ट इन द ARDS यूनिट। हमारे पास नॉर्मली एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू का डीसल्फ्राइजेशन यूनिट लगा हुआ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास देखें वही बात आ जाती है, हमारे पास नॉर्मल केसेस में प्रीडोमिनेंटली लाइट क्रूड ही आता है, तो हमारे पास वैक्यूम अपग्रेडेशन पे इतना काम नहीं चलता। डू यू गेट द पॉइंट? हमारे पास थर्मल क्रैकर्स नहीं लगे हुए, माँ सवाए एक पाकर अब रिफाइनरी के, जहाँ पे आपके पास एक विस ब्रेकर लगा हुआ है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल आपके पास, जितनी मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान में कोई थर्मल क्रैकिंग लगी हुई होगी। ज्यादातर कैटालिटिक क्रैकर की तरफ गए हुए हैं। NHT हो गया, कैटालिटिक क्रैकिंग उसके अंदर हो रही है, ठीक है ना, रिफॉर्मर हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया, अभी FCC लग रहा है आपका। तो आप इस तरीके से आप सीक्वेंस देख लें कि आपकी पर्टिकुलर इकोनॉमी किस सीक्वेंस को लेके चल रही है। और ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि सऊदी अरब से अगर हम लाइट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरब में अभी आपके पास अगर आप लेटेस्ट देखें, पेट्रोराबिक एक कंपनी है, उसके अल्लाह भला करे आपका
सेटॉर्प एक कंपनी है, सऊदी अरेबियन टोटल ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपके पास ये लोग अरेबियन हैवी क्रूड, अरेबियन मीडियम अलग है, अरेबियन लाइट अलग है, एक इनके पास अरेबियन हैवी भी निकलता है। उस अरेबियन हैवी की आप कह लें एपीआई नॉर्मल केसेस में 20 टू 25 के दरमियान है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। उन्होंने उसकी शायद गालबन 400,000 बैरल्स पर स्ट्रीम डे की रिफाइनरी लगाई हुई है, और वो बेसिकली है ही रेजिड्यू अपग्रेडेशन पे बिल्कुल। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारे पास अगर एक लाइटर रूट है तो हमारे पास एक हैवियर रूट भी मौजूद है। पाकिस्तान में लाइटर रूट की तरफ जाया जाता है। समझ रहे बेटा, कॉन्सेप्ट समझ रहे? थोड़ा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्लियर है सब बच्चों को? सर सर इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि ये डिपॉजिट कुड बी बियॉन्ड द बर्निंग कैपेसिटी इन द रीजनरेटर। ये क्या बोलना चाह रहा है इसमें? तुम्हें क्या समझ आ रहा है इससे? मुझे ये समझ आ रहा है कि जो वो रीजनरेटर में जो जा रहा है ना, उसके अंदर भी अगर मैं हीट दूंगा तो फिर भी वो मतलब वो जो अपना दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा, कैटलिस्ट डीएक्टिवेट ही रहेगा इसकी वजह से। मतलब हीट ऐसा काफी नहीं होगी उसके लिए हीट डीएक्टिवेशन के बर्निंग लिए। के लिए काफी नहीं होगी? जब हम उसको जब दोबारा हम रीजनरेटर में डालेंगे ना, मतलब हमारी जो बर्निंग कैपेसिटी वो बर्निंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होगी कि दोबारा उसको वो डीएक्टिवेट कर सके, मतलब दोबारा से एक्टिवेट कर सके उसको। ये मतलब समझ आ रहा है। डेफिनेटली, लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी बयान की जा रही है। ऑटोमेटिकली वो बात कर रहा है कि आपके, देखो क्या कह रहा है, दिस डिपॉजिट कुड बी बियॉन्ड द बर्निंग कैपेसिटी। नॉर्मल केसेस में जो आप, देखिए वही बात आ रही है ना, जो आप फीड को हैंडल कर रहे हो तो उस फीड की हैंडलिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली तुम्हें सीसीआर बता देगा कितना कोक डिपॉजिट होना चाहिए कैटलिस्ट पर। अब ये अंडरस्टूड कर रहे हो बात चीज को? हैवियर फीड की कोकिंग जो कह लो कैपेसिटी है, जो कैटलिस्ट पे उसने चिपकना है, वो डिपेंड करेगा जो रेजिड्यू की अपनी एक बेसिकली कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन एनालिसिस होगी। जैसे मैं वैक्यूम गैस ऑयल यूज कर रहा हूँ, अब डेफिनेटली अगर उस पर कोक प्रीडोमिनेटली बेतहाशा लगा हुआ है, ये कह रहा है, आप क्या समझ लो इस बात को, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियो जो लिंक मैंने आप लोग को शेयर किया था, जितना भी एक लेयर डिपॉजिटेड हुआ हुआ हो बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर राइजर रिएक्टर के अंदर आपका 800 से 1000 फ़ारेनहाइट तक होता है। ये इनफ टेम्परेचर होता है कि कार्बन की शायद तीसरी चौथी शक्ल भी अगर मौजूद होगी उसको भी ये बेसिकली बर्नआउट कर देता है। ये किस सिनेरियो में बात कर रहा है? जिस सिनेरियो में तुमने पिक आउट करा है वो चीज़ सही है, लेकिन कंपैरेटिवली बर्निंग कंप्लीटली होती है, बर्निंग अच्छी खासी होती है, ठीक है, उसका तो इशू ही नहीं होता। कोक कंप्लीटली रिमूव करना होता है। अगर कंप्लीटली रिमूव नहीं कर रहे रीजनरेटर में, और कैटलिस्ट की आपकी मतलब कह लें कि आपकी 90% प्लस पे नहीं जा रहा रीजनरेशन, तो फायदा क्या हो बेटा यूनिट लगाने का इस पर्टिकुलर सिनेरियो से? कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट लाइन, वैक्यूम रेजिड्यू मस्ट बी, ठीक है ना, स्पेशल आरएफ रेजिड्यू फ्लूड कैटालिटिक क्रैकर्स आर डिजाइन टू हैंडल सच हैवी फीड्स, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो कंपेयर। गैरी पे आ जाएं, गैरी पे चीजें जरा अच्छे तरीके से बयान की गई है। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लें, यील्ड के ऊपर आ जाते हैं, मैंने ये चीज दिखानी थी आपको गालबन, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बैठे। ये टेबल नजर आ रहा है सब बच्चों को? टेबल सब बच्चों को नजर आ रहा है? जी सर। जी सर आ रहा है। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोट करें, देखें, कंपैरेटिवली टू if you're अचीविंग द सेम, आपका मोटिव सेम बैठा हुआ है, आप वही हैवी फीड यूज कर रहे हैं, आपने गैसोलीन कन्वर्जन की तरफ जाना है, आपने कोशिश करनी है आप लाइटर एंड्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप फ्रेश फीड थर्मल क्रैकिंग की तरफ से लेके जा रहे हैं, लेट्स सपोज एक आपकी टेम्परेचर बेस्ड आपकी यील्ड है और एक आपकी कैटलिस्ट बेस्ड यील्ड है। टेम्परेचर बेस्ड यील्ड में देखा जाए तो गैस प्रोडक्शन कंपैरेटिवली टू कैटालिटिक ज्यादा चल रही है, ठीक है, अंडरस्टूड है। प्रोपेन वेट परसेंट के लिहाज से देखा जाए कम है कैटालिटिक में, ठीक है। प्रोपाइलीन, क्योंकि एफसीसी का देखिए जिक्र क्या आ रहा था, ओलिफिन प्रोडक्शन प्लांट्स, मतलब ओलिफिन फीड बनाती है, ये वो पर्टिकुलर एक वाहिद एक आपका मतलब कह ले रिफाइनरी के अंदर एक यूनिट है जहां पे आपके पास ओलिफिन्स बनते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? ओलिफिन्स और कहीं नहीं बनते। एनएचटी में बनते हैं बेटा? नहीं बनते। रिफॉर्मर में बनते हैं? नहीं बनते। बन सकते हैं, एरोमेटिक की एक्सट्रीमिटी की तरफ अगर चले जाओ तो वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो ऑपरेशन उस लिहाज से कभी चलता नहीं है। डू यू गेट द पॉइंट? आइसोब्यूटेन, अब ये आपके पास वो फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि किस तरफ जा रहे हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं, सिंपल सी बात है।
ये कह लें ऑक्टेन बूस्टर्स कह लें आप एक तरीके से। आइसोब्यूटेन आपके पास 2.6% है कंपैरेटिवली टू थर्मल क्रैकिंग जहां पे आपको 0.8% मिल रहा है। कमिंग टुवर्ड्स एन ब्यूटेन सिमिलरली रेशो थोड़ा सा कम है। ब्यूटाइलिन को देखें वो ज्यादा है। C5 प्लस गैसोलीन को देखें वो आपके पास कितनी ज्यादा बन रही है। और ये C5 प्लस जो गैसोलीन होगी बेसिकली अल्काइलेट्स होंगे। डू यू गेट द पॉइंट? ये अल्काइलेट्स होंगे। लाइट साइकिल आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली वही जो कह लें कि आपके पास द बॉटम मोस्ट द सेकंड लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इन द डिस्टिलेशन कॉलम जो कि आपके पास समझ लें रिएक्टर के साथ लगा हुआ है। इस लिहाज से आप अंदाजा लगा लें कि देखें ये कितना पर्टिकुलर फीड के लिहाज से अगर मैं दो चीज़ों को मुख्तलिफ सिमत में लेके चलूँ तो किस किस लिहाज से मुझे जो क्रूड की ऑब्टेनमेंट है वो किस लिहाज से आ सकती है, प्रोडक्ट्स की ऑब्टेनमेंट जो है। ठीक है जी। अच्छा, फीड स्टॉक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देख लेते हैं। आपके पास नॉर्मल केसेस में ग्रेविटी पॉइंट मतलब 0.9 ही रीच कर रही है, अप्रॉक्स 0.9 के करीब ही है। एपीआई देख लें कितनी आपके पास है, 26.3, 27.5। ठीक है, ये आपके पास कह लें कि डीसल्फराइज्ड वैक्यूम गैस ऑयल है। ये जो बेटा एपीआई आपके पास गिवन है 26.3 एंड 27.5, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लाइटर क्रूड। आप सिर्फ ये अंदाजा लगा लें कि गल्फ रीजन में आपके पास जो फ्रॉम ग्राउंड जो क्रूड निकल रहा है उसकी एपीआई ही 25 है, उसकी एपीआई ही 20 है। आप इस लिहाज से इमेजिन करें कि उसकी भी एक्सट्रीमिटी पे जाके आपके पास जो ना प्रोसेसेस इतनी एफिशिएंटली डिजाइन हो चुकी हैं कि उसके अंदर से अभी आप कह लें कि बॉटम ऑफ द बैरल को ज्यादा से ज्यादा खींचा जा रहा होता है। बहरहाल, अगर डीसल्फ्राइज्ड वैक्यूम गैस ऑयल इज बीइंग यूज्ड एज अ फीडस्टॉक, द गैस ऑयल फ्रैक्शन would be corresponding to 7 weight%। और अगर एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू को अगर आप इस्तेमाल करते तो उसमें आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4% का आता है रेशो। ठीक है, वैक्यूम गैस ऑयल फ्रैक्शन का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस कट के पेश नज़र 343 to 538 you will get a fraction of 88.5 corresponding to 52.5 which can be obtained when you are using an atmospheric residue. Coming towards the vacuum residue fraction, the bottom most जो आपको मिलेगा यहाँ पे डीसल्फ्राइज्ड वैक्यूम गैस ऑयल के अंदर आपको कम से कम रेजिड्यू मिल रहा होगा। ये चीज अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन आपका ऑलरेडी खिंच चुका है, मैक्सिमम फ्रैक्शंस आपकी खींची जा चुकी हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंडेंसेशन कार्बन रेजिड्यू, एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू में देखें और डीसल्फ्राइज्ड वैक्यूम गैस ऑयल में देखें, क्योंकि जो डीसल्फ्राइज्ड वैक्यूम गैस ऑयल है ये कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आया है। और एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू को देखेंगे तो आपको कंडेंसेशन कार्बन रेजिड्यू अमूमन ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि नजर आना भी चाहिए क्योंकि ये एक प्रोसेस से होता हुआ स्ट्रेट अवे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। डू यू गेट द पॉइंट? ये चीज पिक कर रहे हैं कि इधर वैल्यूज इतनी ज्यादा क्यों है, इधर इतनी वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि बेटा वैक्यूम गैस ऑयल जिस रास्ते से चलता हुआ आ रहा है ये बड़े रास्तों से गुजरता हुआ आ रहा है, तो इसके पास कह लें कि जो सीसीआर का रेट था, जो वेट % जो होता है वो कंपैरेटिवली कम है। इसी तरीके से सल्फर, नाइट्रोजन एंड द मेटालिक साइड, द निकल एंड द वैनेडियम, वो भी आपके सामने एक रेशियो बयान किया गया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जिक्र तो किया जा चुका है कि ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, लेकिन टू व्हाट पर्टिकुलर एक्सटेंट हम बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हमारे पास एफसीसी चीजें निकल रही हैं। हमारे पास ड्राई गैस डेफिनेटली C1, C2, C3 प्लस H2N प्लस H2S, कंपैरेटिवली कितना यील्ड % आ रहा है? 3 to 5% है। LPG, C3, प्रोपीन्स एंड ब्यूटीन्स, ब्यूटाइलिन्स आल्सो, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, मेन प्रोडक्ट, गुड ऑक्टेन नंबर। ये अल्काइलेट्स हैं बेटा, अल्काइलेट्स का रॉन अच्छा होता है, ये ध्यान में रखें। गैसोलीन आपका मेन प्रोडक्ट है, इसका गुड ऑक्टेन नंबर आपको इजीली अचीव हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसेस डिज़ाइन इस लिहाज से की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीजल की प्रोडक्शन हमारे पास पाकिस्तान में मैक्सिमम रखी जाती है और हर रिफाइनरी कमो बेश 45% प्लस डीजल खींच रही होती है। ठीक है, लाइट साइकिल ऑयल रिच इन एरोमेटिक्स, हाई सल्फर कंटेंट, डाइल्यूएंट फॉर फ्यूल। ठीक है जी, हैवी साइकिल ऑयल प्लस स्लरी, क्योंकि नाउ व्हाट यू गेट एट दिस एंड, आपके पास अब कोक ही बच रहा है, जितना कह लें आप कोक ही बचेगा, या आपके पास बिल्कुल स्लरी टाइप मटेरियल एट द एंड बच जाएगा क्योंकि आपने एक्सट्रीमली
कह लें कि एंड साइड तक आप जा चुके हैं। ये भी हेवी साइकिल ऑयल का भी जिक्र करें, ये भी एरोमेटिक्स में काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। स्लरी ऑफ सॉलिड्स मेनली कैटलिस्ट कोक होती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 15% विद द कोक फ्रॉम 3 to 5%। अब हम जिक्र कर रहे थे फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर का। फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर पे जाने से पहले हमने फ्लूइडाइजेशन का इफेक्ट पढ़ना है। फ्लूइडाइजेशन बच्चों को गालबन क्लियर है, बच्चों ने पढ़ी ही है, और बच्चों ने गालबन शायद प्रैक्टिकल भी लिया है इसका, ऐसा ही है? ऐसा ही बेटा? नो सर, नहीं हुआ प्रैक्टिकल कोई फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन का नहीं हुआ बेटा? शाहरुख साहब की लैब में फ्लूइडाइजेशन का आपका पूरा इक्विपमेंट चलता है, कभी नहीं हुआ उस पर? पता नहीं, हमने नहीं किया प्रैक्टिकल फ्लूइडाइजेशन का, अच्छा, लेकिन पढ़ा था, ये थ्योरी पढ़ी। फ्लूइडाइजेशन आइडिया है बेटा क्या चीज होती है? बच्चों को आइडिया है? फ्लूइडाइजेशन का आइडिया है बच्चों को या नहीं है? बेटा 7वां सेमेस्टर है, बिल्कुल खामोश ना बैठें, ठीक है? नहीं आइडिया, चलो ठीक है, नहीं पढ़ा फिर आप लोगों ने। अच्छा, when a fluid flows upward through a packed bed of catalyst particles, फ्लूइड जब भी आप फ्लो कराते हैं पैक्ड बेड ऑफ कैटलिस्ट पार्टिकल्स। अच्छा देखिए, फ्लूइडाइजेशन का इफेक्ट जब आपके पास सॉलिड्स बिहेव करें फ्लूइड की तरह, ठीक है ना, फ्लूइड की तरह वो मटकें किसी भी एक कंटेनर के अंदर, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग ये बैठनी चाहिए कि आपके पास पार्टिकल साइज ऑफ द कैटलिस्ट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपकी फीड ने भी उस कैटलिस्ट बेड के थ्रू फ्लो आउट करते हुए जाना है, और इफेक्ट भी ऐसा क्रिएट होना है कि आपके पास बाकायदा तौर पर फ्लूइड की तरह वो बिहेव करे जो कैटलिस्ट का बेड है। डू यू गेट द पॉइंट? एट लो वेलोसिटी the particles remain stationary. As the fluid velocity increases, the pressure drop increases. ठीक है, कैटलिस्ट पहले एक जगह पे स्टैटिक थे, with the velocity increasing one by one, लेट सपोज किसी भी स्केल पे हम मेजर कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आपके पास कैटलिस्ट के अंदर मोशन क्रिएट हो रहा है, और जैसे जैसे मोशन क्रिएट होता जाएगा उसी तरीके से आपका प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब कैटलिस्ट आपके डिस्पर्स हो जाएंगे फ्लूइडाइजेशन का इफेक्ट क्रिएट करने में, तो डेफिनेटली आपकी फीड भी उसी कैटलिस्ट की डिस्पर्जन के दरमियान से फ्लो आउट करेगी। ऐसा ही है बेटा, जब कैटलिस्ट डिस्पर्स हो रहे होंगे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यही ऑपरेशन चल रहा होगा, फीड फ्लो आउट कर रही होगी, जो कि राइजर रिएक्टर का आपको बताया गया था कि एज इट गोज अलोंग द राइजर रिएक्टर आपके रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डब्बे के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। अपॉन फर्दर इंक्रीज इन द वेलोसिटी, a balance of pressure drop times the cross sectional area equals the gravitational forces on the particle's mass. Then the particle begins to move. This is the minimum fluidization velocity. The stable fluidization starts at a certain pressure drop. Definitely pressure drop होगा तो फिर आपके पास कह लें कि एक बम्प्स क्रिएट हो रहे होंगे, जो फ्लूइड आपके पास प्रेशर से हिलना जो शुरू करता है, ठीक है। As the velocity increases, the bed expands and the bed porosity increases, while the pressure drop remains practically unchanged. This practical region, which includes all modes of fluidization, such as bubbling, slugging, and pneumatic transport. क्या कहना चाह रहा है? फिगर देखते हैं। ये आपके पास देखें, उसने बेटा मोड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन का एक जिक्र किया हुआ है किसी भी फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर के अंदर। अब ये मोड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन आपके पास ये इफेक्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा? ये कौन सी कोई लोकेशन पता है किस लोकेशन पे हो रहा होगा ये? एफसीसी में हो रहा होगा ना सर ये, और कहाँ पे? एफसीसी में बेटा लोकेशन पता हूँ मुझे, वीडियो भी देख ली, मतलब पढ़ वो भी लिया। राइजर के अंदर होगा, जहाँ पे वो राइजर लगा हुआ है उसके अंदर हो रहा होगा ना ये। एग्जैक्टली, राइजर के स्टार्ट से लेके रिएक्टर के एंट्रेंस पॉइंट तक, क्योंकि आपका राइजर रिएक्टर के सेंटर इंटरनल तक पॉइंट तक गया हुआ होता है। ये आपने देखा होगा ओरिएंटेशन जो आपने पिक्चर्स की देखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, नोट करें, इफ यू लुक एट, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ भी आपको दिखा दूंगा। क्लियर है बेटा? अब ये चीज एक नोट करें,
starting from the left hand side going towards the right hand side. Left hand side पे low velocity and the catalysts are stationary. Do you get the point? Velocity अभी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, अभी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है, क्योंकि जब फ्लो ही नहीं है तो प्रेशर ड्रॉप ही नहीं है. द मोमेंट आपके पास velocity इंक्रीज होती है, कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पिक्चर विच शोज मिनिमम फ्लूइडाइजेशन, what happens, the velocity is dispersing the particles one by one. जैसे जैसे डिस्पर्स होते जा रहे हैं, ये वेलोसिटी किस चीज की आ रही है? ये वेलोसिटी किस चीज की होगी बेटा, कोई बताना पसंद करेगा? ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगी ना? एयर वेलोसिटी नहीं सर, ये जो फ्लूइड आ रहा है उसके अंदर उसकी वेलोसिटी होगी. फ्लूइड कौन सा फ्लूइड आ रहा है? तो जिसको हम क्रैक कर रहे हैं वही फ्लूइड ना. बेसिकली फीड स्टॉक का जिक्र किया जा रहा है. जी जी, फीड स्टॉक. फीड स्टॉक की वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है ना, कि उसकी वेलोसिटी कितनी कुछ चल रही है. देन द मोमेंट आपके पास फिर एक फिनोमेना क्रिएट होता है, बबलिंग इफेक्ट आ जाता है, कि स्ट्रेट अवे आपके पास एक सडन जर्क आ रहा होता है, यानी कि तेज कम फ्लीट इस तरीके से जा रही थी, क्योंकि आप अपने कैटलिस्ट को कह लें कि बहुत ही पेशेंटली आपने डिस्पर्स करना होता है. वो इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपने स्ट्रेट अवे आपने बस पंप खोला और आपने चला दिया बस, कि बस बस काम चलता रहे, बस ऐसा नहीं होता. लेकिन स्ट्रेट अवे आपके पास डिफरेंट फिनोमेना आ रहे होते हैं, कि बबलिंग साइड पे ज्यादा बेहतर रहना चाहिए. फिर अगेन अगर मैं स्लगिंग साइड पे जाता हूँ, स्लगिंग साइड से क्या मुराद है, कि आपने एक जर्क दिया, फिर थोड़ा सा आपने छोड़ दी, फिर एक जर्क आ रहा है, फिर दोबारा वेलोसिटी लो होगी, फिर एक वेलोसिटी का जर्क आया, फिर एकदम लो होगी. अब ये क्या होगा, स्लगिशनेस आ जाएगी. पहले एक एरिया ऊपर की तरफ हिलेगा, फिर स्टैटिकली वो दरमियान में ही होगा, अगेन देयर विल बी अ जर्क ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फीड थोड़ी जर्क्स के साथ जा रही है. और लेट अस से अगर हम डाइल्यूट फेज न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं, if we are bursting the feedstock, if we are letting it through at a higher velocity, then आपके पास क्या होगा, आपके पास एक कह लें कि एक्सट्रीम एंट्रेनमेंट हो जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग, हाँ होगी, बिल्कुल होगी. एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग कंप्लीशन की तरफ पॉसिबिलिटी हो भी सकती, पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डिस्पर्जन नहीं करनी. डू यू गेट द पॉइंट? फ्लूइडाइजेशन का इफेक्ट ऐसा है कि अपने फ्लूइड बिहेवियर क्रिएट करना है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना कि एक एक कैटलिस्ट का पार्टिकल अलग अलग जो ना पूरे राइजर रिएक्टर के अंदर चिपक के जो ना जा रहा हो आगे पीछे. आपने उसको फ्लूइड की तरह बिहेव कराना है, तो डेफिनेटली यू वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमम वेलोसिटी. ऑप्टिमम वेलोसिटी आप जो रखेंगे वो नॉर्मली आपके पास क्या होगी, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन और बबलिंग के दरमियान का जो आपके पास एरिया होगा. अंडरस्टैंडिंग ये बैठ रही है आप लोगों की इन 5 पिक्चर्स को देख के, रिगार्डिंग द फ्लूइडाइजेशन कॉन्सेप्ट जी जो कि सर. राइजर रिएक्टर में चलता है? एक सेकंड बेटा, एक मिनट जस्ट होल्ड करिएगा.
जी बेटा, सॉरी फॉर दैट, यूनिवर्सिटी से ही कॉल आ गई थी। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे। अच्छा बेटा, ये वाला मोड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? इसमें कोई इशू तो नहीं है कुछ कि रिपीट किया जाए? नो सर, आ गया समझ में। गुड है। अच्छा, इसके ऊपर वाला एक ग्राफ देख लें। ग्राफ के अंदर इसमें थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। कंपैरेटिवली इफ यू लुक एट द वाई एक्सिस एंड यू लुक एट द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस आपके पास लीनियर गैस वेलोसिटी शो कर रहा है और वाई एक्सिस प्रेशर लॉस शो कर रहा है। अगर फिक्स बेड का आप जिक्र करते हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर कह लें कि फिक्स बेड अगर मौजूद है कैटलिस्ट, मतलब कह लें आपके पास फिक्स बेड, कौन सा कैटलिस्ट होगा? और जो फिक्स बेड होगा बेसिकली जहां पे कैटलिस्ट आपका मूव नहीं कर रहा, फीड फ्लो कर रही है, तो यानी कि आपके पास जो कैटलिस्ट होगा इट विल हैव अ सर्टेन पार्टिकल साइज, ठीक है। कंपैरेटिवली वहां पे प्रेशर लॉस आपका एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, उसके बाद स्टैटिक हो रहा है। लेकिन अगर आप फ्लूइडाइज्ड बेड पे प्रेशर लॉस का जिक्र करते हैं, अगर लीनियर गैस वेलोसिटी के हिसाब से जिक्र किया जाए, तो स्ट्रेट अवे आपको उस तरह कह लें कि आपको प्रेशर लॉस इतना नहीं फेस करना पड़ता कंपैरेटिवली जो कि आप फिक्स बेड में फेस करते हैं, क्योंकि आपने कोशिश क्या करनी होती है, अपने पूरे फ्लो को आपने गो थ्रू कराना होता है कैटलिस्ट के बेड से। बेड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप फिक्स बेड का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कैट हमारे पास फ्लूइडाइज बेड का जिक्र आ रहा है, तो फ्लूइडाइज बेड के अंदर हो क्या रहा है, आपके पास एक एक कैटलिस्ट का पार्टिकल इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो आपकी फीड है, आपकी फीड जो राइजर रिएक्टर में एंटर होती है, क्या वो कंप्लीटली फ्लूइड यानी कि लिक्विड होती है या पार्शियली वेपराइज्ड होती है? कोई ये बताना पसंद करेगा? क्योंकि फीड हमने फीड स्टॉक का जिक्र कर रहे हैं, तो फीड स्टॉक जो जिक्र अभी तक आया वो लिक्विड ही नजर आ रहा है, सर लेकिन उसके साथ होगी ना, स्टीम के साथ आती है ना। स्टीम के साथ मैं कह रहा हूँ उसका फेज क्या होगा, स्टीम है नहीं है वो तो बात की बात है। सर गैसेस फेज में ही होगा। पार्शियली वेपराइज्ड होता है सर। पार्शली वेपराइज भी हो सकता है क्योंकि पार्शली बिल्कुल ही। वेपराइज हो नहीं सकता, होता है, अमूमन होता है। अमूमन होता इसलिए है क्योंकि आपके पास जो लेंथ ऑफ द राइजर रिएक्टर होती है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आपके फ्रॉम बॉटम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एज ग्रेजुअली अलोंग द लेंथ टुवर्ड्स द मेन रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर के अंदर वो क्या करता है, एक्यूमुलेट होकर। अब ये समझ लें कि मेन रिएक्शन आपके पास बड़े वाले गोल रिएक्टर को जो कह लें जैकेट लगी उसमें नहीं हो रहे, जो लेंथ ऑफ राइजर रिएक्टर वहां पे रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे फ्लूइडाइज मोशन के अंदर प्रेशर लॉस ज्यादा लीनियर गैस वेलोसिटी के पेश नजर मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ कंपैरेटिवली। अगर मैं न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाता हूँ, मैंने वेलोसिटी दी हुई है, तुन के वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना, ना कुछ देखा हुआ है कैटलिस्ट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैटलिस्ट किस लिहाज से स्टैटिक है भी कि या नहीं भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए कैटलिस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फीड के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है ना। फीड अगर मेरी डिस्पर्जन की तरफ जा रही है, तो कैटलिस्ट ही मेरा इक्वली डिस्पर्स्ड हो, ताकि एक एक पार्टिकल, एक एक सब्सटेंस एक दूसरे से आपके पास क्या कर ले, हीट एक्सचेंज या कंसंट्रेशन एक्सचेंज करे, कन्वर्जन की तरफ जाए, क्रैक आउट करे। अच्छा, एक और इसने थोड़ी सी सीक्वेंस आपके सामने बयान की हुई है, एक और सीक्वेंस ने थोड़ी सी एफसीसी की रिएक्शन नेटवर्क की इस लिहाज से बयान की हुई है कि अगर वो कहता है कि आप हैवी गैस ऑयल को एज अ फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रैकिंग उसमें कंटिन्यूसली कोई वन फेस क्रैकिंग नहीं हो रही हुई, क्रैकिंग कंटिन्यूसली, क्रैकिंग वन स्टेप हुई, देन अगेन जो प्रोडक्ट फॉर्म आउट होते हैं अगर वन स्टेबल है, इंटरमीडिएट है, देन अगेन वो क्रैक आउट कर जाएंगे। डू यू गेट द पॉइंट? ऐसा नहीं कि क्रैकिंग बस हो गई, एक चीज टूट गई कैटलिस्ट की वजह से बस टूट गई, यहाँ पे ग्रेजुअली टूटती जा रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इनिशियल क्रैकिंग से आपके पास गैसेस ऑब्टेन्ड हो गई, एट द सेम टाइम आगे क्रैकिंग चलती जा रही है, गैसोलीन प्लस एलसीओ प्रोड्यूस हो रहा है। देन अगर सेकेंडरी क्रैकिंग का जिक्र करें, जो एडिशनल आप कह लें कि क्रैकिंग होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म आउट होकर डिकम्पोज, देन अगेन कोई एक नई चीज फॉर्म आउट होती है। एट द सेम टाइम डिहाइड्रोजनेशन के पेश नजर आपके पास ओलिगोमराइजेशन भी चल रही है, साइक्लोएडिशन, डिहाइड्रोजनेशन, जिससे आपको रेजिड्यू प्लस कोक ऑब्टेन्ड हो जाता है। ओलिगोमराइजेशन का पता है किसी को? पॉलीमराइजेशन की एक टाइप कह सकते हैं मतलब कंप्लीटली नहीं। आइडिया है किसी को या नहीं? नहीं सर।
करिएगा इसको। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त, अच्छा आप लोगों ने ऐसे रिएक्शन इंजीनियरिंग तो पढ़ी होगी, बीटा सीजन वगैरह का आइडिया है? प्रोटॉन शिफ्ट रिएक्शन वगैरह, ये बेसिकली रिएक्शन इंजीनियरिंग तो नहीं है, ये तो आपकी मतलब इंटर या 9 है मेरा ख्याल है। प्रोटॉन शिफ्ट वगैरह आपको पता है किस तरीके से शिफ्ट होते हैं? जैसे 9 में पढ़ते थे, 9 में पढ़ते थे, गालबन फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, ऐसा ही है? आइडिया है किसी को, किसी बच्चे को? किसी को भी नहीं है? माशाल्लाह बेटा, 29 बच्चे हैं, 29 बच्चों में से कोई एक बच्चा हो जो, कोई भी नहीं है। चलें। अच्छा जी, अब प्राइमरी रिएक्शंस का जिक्र आ रहा है, ये देख लेते हैं, और सेकेंडरी रिएक्शंस भी जो चल रहे हैं उनको भी जिक्र देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं। बेटा साथ चल रहे हैं या मैं डिक्टेशन कर रहा हूँ, मुझे बता दें वैसे गालबन। साथ चल रहे हैं बच्चे? जी चल सर, रहे हैं साथ जी है। सर, सर साथ चल जी रहे हैं। सर। रोल नंबर 13, रोल नंबर 19, रोल नंबर 31, 54, यस सर 64, 67, 68, यस सर 71, 72, यस सर 78, अब्दुल्ला। आवाज आ रही है? 75, फजील गालबन। यस सर। आ रहा है बेटा, सही है, ओके की रिपोर्ट है? यस सर। चलें। नींद तो नहीं आ रही बेटा? ब्रेक लेना है 5 मिनट का? यस सर। चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, मैं भी जरा पानी पी के आता हूँ। बेटा 5 मिनट का ब्रेक लें और जल्दी से आ जाएं, ठीक है ना? 5 मिनट से ज्यादा नहीं।
हाँ जी बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। सारे बच्चे साथ हैं बेटा? आवाज आ रही है सबको? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, प्राइमरी रिएक्शंस पे जिक्र कर लेते हैं। पहले रिएक्शन पे अगर आप जिक्र करें, यहाँ पे इसने कार्बेनियम आयन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। प्राइमरी रिएक्शन अकर्स बाय द कार्बेनियम आयन इंटरमीडिएट्स इन द फॉलोइंग स्टेप। ओलेफिन इज फॉर्म्ड फर्स्ट बाय माइल्ड थर्मल क्रैकिंग ऑफ पैराफिन। माइल्ड थर्मल क्रैकिंग होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी? टेम्परेचर की वजह से होगी। टेम्परेचर इतना एक्सीडिंगली हाई है। आपके पास जो ब्रेकेज आ रहा है, देन कमिंग टुवर्ड्स द प्रोटॉन शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जियोलाइट बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी उसने जियोलाइट को शो किया हुआ है एल्यूमिनस और सिलिका बेस पे। अगर आप सेकंड रिएक्शन को नोट करेंगे, जो रिएक्शन 8.2 है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो जो शिफ्ट दिखा रहा है, जो प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, वो जियोलाइट का दिखा रहा है। मोटिव इन माइंड इज गैसोलीन प्रोडक्शन। मोटिव इन माइंड इज गैसोलीन प्रोडक्शन, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपके पास ये रिएक्शन किस तर्ज की तरफ चला जाता है? CH3 CH2 4 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस Al, कोरस्पॉन्डिंग में जो O दिखाया हुआ है, ये जियोलाइट को शो कर रहा है। देन कमिंग टुवर्ड्स द बीटा सीजन, इस पे इतना फोकस ना रखें। अगर इस पे पढ़ना चाहते हैं तो बता देता हूँ, बीटा सीजन काफ़ी कहने के ये आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन इंजीनियरिंग आ जाती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जिक्र किया जाता है। जो कार्बन कार्बन सीजन हो रही होती है, in the carbon position beta to the carbanium ions and olefins, the newly formed carbanium ions reacts with another paraffin molecule and further propagates the reaction. Propagation हो रही थी, यानी सर reaction to हमारे reaction। सर ये हमारे पास पैराफिन पे जब अटैक किया कैटालिस्ट ने, तो वो कार्बोनानियम में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा उसका बॉन्ड। कैटलिस्ट पे अटैक हो गया। गुड। देखें, आपके पास कंटिन्यूस फॉर्मेशन चल रही है। ये पहला रिएक्शन ये क्या दिखाना चाह रहा है? इसने पहला रिएक्शन आपको दिखाया कि माइल्ड थर्मल क्रैकिंग टेक प्लेस करती है, यानी कि इनिशियल आपके पास थर्मल क्रैकिंग हुई पैराफिन की। आपके पास जो पैराफिन क्रैक होकर प्रोडक्ट फॉर्म आउट कर रहा है, वो इंटरमीडिएट है, या बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्टिव है। रिएक्टिव उस वक्त होगा क्योंकि उसकी वो कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई है, या रिवर्सिबल हो सकता है। वो रिवर्सिबल हो भी सकता है क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूसली अवेलेबल है, वो फर्दर क्रैकिंग की तरफ चला जाता है। तब इसी लेवल पे आपके पास कैटलिस्ट की मौजूदगी है। कैटलिस्ट की मौजूदगी उस इनिशियल क्रैकिंग के बाद कैटलिस्ट इन टेक प्लेस आ जाता है, क्योंकि द मोमेंट आपके पास फीड जैसे ही एंटर होती है, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है राइजर रिएक्टर के स्टार्ट पे, यानी कि फीड और कैटलिस्ट जहां पे मेकअप होते हैं, जहां पे वो मेकअप हो गए, वहां पे साइमल्टेनियसली आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कंसेक्टिवली स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलता जाएगा। जैसा तुमने बयान करा ना, कार्बाइन में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बाइन के बाद फिर कैटलिस्ट की मौजूदगी, कैटलिस्ट आगे सर ब्रेकआउट ये अब करेगा। अब जो ये कार्बेनियम आयन बना, इस पे हमारे पास हाइड्रोजनेशन होगी या अल्काइलेशन होगी? तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे ना बेटा, अभी सबर तो कर दो। नीचे उसने सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ही तो बयान कर रहे हैं नीचे। वो चलो ठीक है सर। अल्काइलेशन, देखो ठीक। मेरी बात सुनो, वो जितनी तुम्हारे जहन में आ रहे हैं ना कि सर ये भी होगा, अल्काइलेशन भी होगी, हाइड्रोजनेशन भी होगी, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्ट्रेट अवे हाइड्रोजनेशन पे जंप नहीं कर रहे। हाइड्रोजनेशन के लिए कुछ मटेरियल अवेलेबल है कि उसकी हाइड्रोजनेशन की जा सके, कैटलिस्ट उसको हाइड्रोजनेट कर दे। पहले तो ये देखना है कि फेज इनिशियली मौजूद है रिएक्टेंट का, कि वो प्रोडक्ट की तरफ जा सके। यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपका रिएक्शन चलता जा रहा है। उसने आपको सीक्वेंस एक बयान की हुई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द चेन रिएक्शन इज टर्मिनेटेड व्हेन A, the carbanium atom loses a proton to the catalyst and is converted to an olefin। अब 8.2 को नोट डाउन कर लें। जैसे जैसे नीचे चीजें बयान कर रहा है, उसने ऊपर रिएक्शन भी पहले से बयान करा हुआ है कि मैं किसको मैं मुखातिब कर रहा हूँ, किस रिएक्शन को मुखातिब कर रहा हूँ। और B, दो पॉसिबिलिटीज बताई हैं। द चेन रिएक्शन इज टर्मिनेटेड व्हेन A और B, the carbanium atom loses a proton to the catalyst, ठीक है, and is converted to an olefin। और B, the carbanium ion picks up a hydride ion from a donor, e.g. coke, and is converted to a paraffin। Besides paraffin, other hydrocarbons which are formed by primary cracking include the following। अब देखें यहाँ पे ये सीक्वेंस राइटर कह रहा है कि फॉलो होगी, फीड टू फीड वेरी करती है ये चीज, ये सीक्वेंस हर जगह फॉलो नहीं होगी। रिएक्शन विल बी समवट द सेम। अगर कैटलिस्ट की मौजूदगी में
जिक्र किया जा रहा है, जियोलाइट कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फीड स्टॉक आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। देखिए ओरिएंटेशन की बात है ना, ये रिएक्शन इसने उस लिहाज से बयान करें कि जियोलाइट कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है और गैसोलीन प्रोडक्शन हो रही है। पाकिस्तान में जब इस जिस सिनेरियो में लग रहा है वहां पे भी गैसोलीन प्रोडक्शन की तरफ उन्होंने जाना है, दूसरी जगह पे दूसरी फीड इस्तेमाल की जा रही है, वहां पे ये स्कीम सेम चल रही होगी, लेकिन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो समवट फैमिली सेम होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स बड़े डिफरेंट होंगे, रिएक्टेंट्स भी डिफरेंट होंगे, प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। अगर अल्केन फैमिली का जिक्र किया जा रहा है तो अल्केन फैमिली ब्रेक होकर फर्दर अल्केन्स में आ रही होगी, साइक्लो अल्केन्स होंगे तो उस फर्दर साइक्लो अल्केन्स में आ रहे होंगे, या अल्केन फर्दरली क्रैक होकर ऑलफिन्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। सीक्वेंस वही चल रहा होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके चेंज होते रहेंगे। ये तो आप चीज ये तो समझ रहे हैं ना बात, तो सब लोग बच्चे, ये सब चीजें फीड स्टॉक डिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। अदर रिएक्शंस प्राइमरी के अलावा कौन से हो सकते हैं? ओलेफिन्स स्मॉलर ओलेफिन्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हेप्टीन, you can say heptene is converted into 1 2 3 4 and 1 2 3, यानी आपके पास ब्यूटीन भी आ रहा है, आपके पास प्रोपीन भी आ रहा है। हेप्टीन इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटीन एंड प्रोपीन, ठीक है। अनदर रिएक्शन अल्काइल एरोमेटिक्स, डीअल्काइलेशन हो जाती है। अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, ठीक है ना, एरोमेटिक साइड पे आपके पास अल्काइलेट्स आपने बनाने, ओलेफिन्स आप तोड़ना चाह रहे हैं, ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली डीअल्काइलेशन होती है, वो अल्काइल रेडिकल ब्रेक होके एरोमेटिक का रिंग है वो स्टेबल आउट हो जाता है। अगेन अगर वो चेन आपके पास ज्यादा बड़ी लगी हुई है, अल्काइल एरोमेटिक्स की चेन है, साइड चेन रिएक्शन भी उसके साथ साथ चलते रहेंगे, यानी कि जब तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर रिएक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है जो कि 8.6 से डिनोट हो रहा है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो जाता इस रिंग से, उस वक्त तक रिएक्शन चलता रहेगा। द कॉम्प्लेक्स द एरोमेटिक्स इज द कॉम्प्लेक्सर द साइड चेन रिएक्शंस विल बी। डू यू गेट द पॉइंट? वो अल्काइल अल्केन्स ब्रेक होते 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 टाइम लेगा। Then again one more thing, hydrogen transfer plays a key role in the gas oil cracking process. It reduces the amount of olefins in the product, contributes to coke formation and thereby influences the molecular weight distribution of the product. आप लेना चाह रहे हैं गैसोलीन, आपको निकल रही कोई हैवियर चीज ही निकल रही है, मॉलिक्यूलर वेट आपका डिफाइंड है कि मुझे 150 से 250 के दरमियान वाली चीज चाहिए, या मोस्ट प्रोबेबली मुझे मैक्सिमम 200 वाली मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज मिल जाए, जो उसूलन थोड़े बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, अमूमन इससे कम ही होता है, एक मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ, ठीक है। थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, highly reactive olefins are converted to more stable paraffins and aromatics as in the following reactions. If we talk about if an olefin is reacting with a naphthene, it will definitely be converted into paraffin plus aromatic. For सर ये जो सीक्वेंस है ओलेफिन की, अगर नेपथीन के साथ अगर रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, जैसे कि फीड में मौजूदगी है, ये चीज फॉर्म आउट हो रही है, फिर अगेन ये रिएक्शन की तरफ जा रही है, तो सर क्या सीक्वेंस यही चलेगा? क्योंकि इसने देखें एक जनरलाइज रिएक्शन बयान करा है, तो ये सीक्वेंस नॉर्मल केसेस में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सेम, वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ओरिएंटेशन आपके पास फीड स्टॉक की क्या चल रही है और कैटलिस्ट आपका विद रिस्पेक्ट टू फीड स्टॉक कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि हमारे पास देखिए मिडिल डिस्टिलेट की मैक्सिमाइजेशन का भी जिक्र होता है और गैसोलीन की मैक्सिमाइजेशन का भी जिक्र होता है, लेकिन कमोबेश जो जनरलाइज रिएक्शंस हैं वो सेम रहते हैं, डिपेंड करता है तो इनके बेटा क्या स्टेचोमेट्रिक नंबर्स चेंज होते हैं। ये चीज अंडरस्टूड है सब बच्चों को? इसमें तो मेरा ख्याल है कोई गालबन ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं समझने वाली हो, क्योंकि जनरलाइज रिएक्शन है, पिन पॉइंट रिएक्शन नहीं बता रही है। जैसा कि आपको एनएसटी में रिएक्शन पिन पॉइंट नजर आते थे कि यही चीजें होंगी, यही चीजें टूट के यही चीजों में तब्दील होंगी, और रसूलन होता भी ऐसा ही था जो आगे हमने देखा है, ठीक है। आगे अगर देखें, अभी हमने पीएफडी स्टार्ट नहीं करी, अभी रिएक्शन केमिस्ट्री ही चल रही है। कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, समझने के लिहाज से तो वैसे बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी रिएक्शन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और साइमल्टेनियसली एनएसटी की भी रिएक्शन केमिस्ट्री काफ़ी डिफिकल्ट होती है, और अलॉन्ग विद रिफॉर्मर इसकी भी रिएक्शन केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती है। फर्दर लॉस ऑफ हाइड्रोजन टू ओलेफिन्स बाय एरोमेटिक्स और अदर हाइड्रोजन डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स इन मोर पैराफिन एंड कोक, अल्काइलेशन, कंडेंसेशन, पोलिमराइजेशन, हाइड्रोजन लॉस अगर आपके पास ज़्यादा होता है, ओलेफिन्स आपके पास पैराफिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी रिएक्शंस, अब सेकेंडरी रिएक्शंस आपके पास कौन से हैं?
जो कि आपकी मेन फोकस आ गया कि क्या एट द एंड बचना क्या चाहिए, किस किस मकसद के लिए इसको तोड़ा जा रहा था। इतनी इतनी हम लोग सर खपा रहे थे, इतनी केमिस्ट्री के अंदर बार बार जा रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, रेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, किसका रेट कितना होना चाहिए, किस लिहाज से होना चाहिए, हीट कितनी अवेलेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए, कैटलिस्ट का कह लें LHS आपने कितनी रखी हुई रिएक्टर के अंदर, किस लिहाज से अपने फीड को रेट आउट करा हुआ है। तो उस लिहाज से अब गैसोलीन का जिक्र करते हैं, जो सेकेंडरी रिएक्शंस आ गए आपके पास। गैसोलीन फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी cracking can undergo further secondary cracking, which is generally caused by hydrogen transfer mechanisms such as isomerization, cyclization and coke formation. Isomerization आपके पास है same molecular weight, difference और structure. Secondary carbanium ion is converted into a tertiary carbanium ion. जैसा कि आपने ओरिएंटेशन पढ़ी होगी आइसो और नियो की, पढ़ी है बेटा? ओरिएंटेशन आइडिया है आपको आइसो और नियो की जो होती थी? एनीवन? बेटा आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस सर, यस सर। गुड है, गुड है। ये इसके अलावा भी बच्चे जिंदा हैं बेटा क्लास में, यहाँ सारे सोए हुए हैं? या सबको जिंदा है या मैं सुला रहा हूँ बहुत ज्यादा? नहीं सर, जिंदा जिंदा है। इस्माइल, यूसुफ, क्या हिसाब है? हसीब, समझ आ रहा है? यस सर। अबे हसीब से पूछा है, हसीब से। रोल नंबर 50। आवाज आ रही है बेटा? ये पक्का मोबाइल साइड पे रख के बैठा हुआ, मुझे लग यही रहा है कि अक्सर लड़कों ने मोबाइल साइड पे रख के बैठे हुए, बहुत कम ही सुनने लग रहा। चलें आगे बढ़ते हैं। साइक्लाइजेशन, देन एक आपके पास एक ये मेन कह लें आपके पास रिएक्शंस रट्टे मारने के लिए बेहतर आपके पास रिएक्शन इस लिहाज से लिखे हुए हैं। पैराफिन्स, थर्मल कैटालिटिक क्रैकिंग। अब ये देखें, ये सीक्वेंस आपके सामने बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना? हम केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाते हैं, हम केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, हम स्ट्रेट में देखते हैं कि हो क्या रहा है। लुबे लुबाब क्या है? पैराफिन्स आर थर्मल एंड कैटालिटिकली क्रैक्ड। व्हाट डज फॉर्म? पैराफिन्स प्लस ओलेफिन्स। द रिमेनिंग ओलेफिन्स क्या रिएक्शन करते हैं? उनकी क्रैकिंग होती है, LPG बन जाती है, ठीक है ना? ओलेफिन की साइक्लाइजेशन होती है, नैप्थीन्स फॉर्म आउट होते हैं। एट द सेम टाइम आइसोमराइजेशन डज टेक प्लेस, ब्रांच ओलेफिन्स और ब्रांच पैराफिन्स निकल आते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ओलेफिन आइसोमराइजेशन के बाद आपके पास कह लें कि रॉन रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। ब्रांच ओलेफिन्स की रॉन रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, 120 130 प्लस होती है, ठीक है ना? और ब्रांच पैराफिन्स की डेफिनेटली होती है। एट द सेम टाइम ओलेफिन का हाइड्रोजन ट्रांसफर चलता है, पैराफिन्स दोबारा फॉर्म आउट हो जाते हैं, अगेन साइक्लाइजेशन होती है। अब ये देख लें, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें बन रही हैं। कोक फॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना? ओलेफिन की क्रैकिंग से स्टार्ट करके साइक्लाइजेशन पे एंड करके कोक फॉर्म आउट हो गया। नेप्थीन्स पे चले जाते हैं, नेप्थीन्स क्रैक होकर ओलेफिन बना देते हैं। अगर नेप्थीन क्रैकिंग के बाद ओलेफिन बना रहा है, फिर आप दोबारा ओलेफिन वाली साइड पर जंप करें, यही सेम चीज़ दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती है। नेप्थीन की डिहाइड्रोजनेशन से एरोमेटिक्स बन रहे हैं, आइसोमराइजेशन से रीस्ट्रक्चर्ड नेप्थीन्स बन जाते हैं, उन एरोमेटिक्स से साइड चेन्स ओलेफिन्स बनते हैं, ट्रांसअल्काइलेशन अल्काइल एरोमेटिक्स बनते हैं, डिहाइड्रोजनेशन पॉली एरोमेटिक्स कोक। यानी आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक जा रही है। ओवरऑल इन सारे रिएक्शंस को अगर हम ब्रेक डाउन करें, थर्मोडायनामिक्स ऑफ FCC रिएक्शंस का ही जिक्र आ जाता है। द की रिएक्शन in cracking is the beta oxygen, which is not equilibrium limited. Therefore, thermodynamics are of limited value in either estimating the extent of reaction or adjusting the operating variables. थर्मोडायनामिक्स आपके पास लिमिटेड वैल्यू पे होती है, आप एस्टिमेशन की तरफ जा सकते हैं या आपको एक आइडिया होता है कि यार एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इतना हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कितना चला जाएगा, लेकिन वो किस लिहाज से बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट, ठीक है ना? वो तो फिर एट द एंड में फीड स्पेसिफिकेशन मीटअप होती है नहीं होती, मुद्दत से उस जगह से अंदाजा लगा लूंगा, ठीक है? क्रैकिंग ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग chain paraffins and olefins can go up to 95% completion at cracking conditions.
सर्टेन हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन एक्ट इन द सेम वे, कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। ऊपर जितना हमने खिचड़ी पड़ी है उसके अंदर आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस रखें कि जो लॉन्ग चेन पैराफिन्स हैं और ओलेफिन्स हैं उनकी अगर क्रैकिंग हम देखें कंप्लीशन की तरफ 95% अचीव होती है। सिमिलरली उससे रिलेटेड जितने हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं आप ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, आपको जो जो याद आ रहे हैं वो भी कंप्लीशन की तरफ चले जाते हैं। आइसोमराइजेशन, ट्रांसअल्काइलेशन, डीअल्काइलेशन एंड डिहाइड्रोजेशन रिएक्शंस आर इंटरमीडिएट इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये आपके पास क्या कह लें कि बिल्कुल ये सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। इंटरमीडिएट जाहिर सी बात है, या दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाएगा या दोबारा किसी और शक्ल को इख्तियार करेगा। दरमियान वाली शक्ल उन दो मुख्तलिफ अशकाल से मुख्तलिफ ही रहेगी, यानी द फेस इट हैज़ व्हेन इट इज़ अ रिएक्टेंट, देन आफ्टर कन्वर्जन either by thermal or by catalytic it converts into an intermediate which is not anyway similar to the reactant, and when it is about to convert into the product that particular formation would not be equal to or similar to the intermediate or the reactant। ये समझ रहे हो बेटा बात? तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करने का जिक्र करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन सच एज ओलेफिन पोलिमराइजेशन एंड पैराफिन अल्काइलेशन आर लेस फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि पोलिमराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कतन रिक्वायर्ड नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, हो जाती है, होती है अमूमन, लेकिन इसको जितना कह लें कि इसको जितना कम से कम और माइन्यूट से माइन्यूट रखा जाए उतना फायदेमंद है। आगे बढ़ते नहीं समझ आया सर। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन को आगे इतना कैरी ऑन नहीं करवाने की कोशिश की जाती है। ओलेफिन्स का जिक्र आ रहा है, ब्यूटीन है, ब्यूटालीन में कन्वर्ट ना हो जाए, प्रोपीन है, प्रोपाइलीन में कन्वर्ट ना हो जाए। यू गेट द पॉइंट? क्योंकि रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी मौजूद है, कैटलिस्ट भी मौजूद है, इंटरमीडिएट्स भी मौजूद हैं, एक्सोथर्मिक कंडीशंस भी मौजूद हैं, एंडोथर्मिक कंडीशंस भी मौजूद हैं। कोई चीज़ किसी भी तरफ आपके कह लें कि मुड़ सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि स्पेसिफिक रिएक्शन टेक प्लेस करें। कैटलिस्ट इस्तेमाल यूओपी लाइसेंस कर रहा है, एक्सल लाइसेंस दे रहा है, शेवरॉन लाइसेंस दे रहा है, तो वो किस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर आपका फीड स्टॉक ये है तो हमारा ये कैटलिस्ट R114 इस्तेमाल करें, R156 इस्तेमाल करें, R170 यूज़ करें, दिस विल डेफिनेटली कन्वर्ट यू वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू। समझ रहे हैं आप? ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री के लिहाज से सारे बयान किए जाते हैं कि सारी आपके पास जगह हैं और ये जना आपके पास हिसाब किताब बैठ सकता है। एक टिपिकल आपके पास थर्मोडायनामिक डेटा विद रिलेशन टू इंपॉर्टेंस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग उसने जिक्र करा हुआ है, यानी कि रियल टाइम आपके पास ये प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं, ठीक है ना, और रियल टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाए जा रहे हैं और हीट ऑफ रिएक्शन भी दिखाई जा रही है कि हीट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली कितनी को ज़्यादा है, कितनी हीट दरकार है। मेजॉरिटेटिव आपके रिएक्शंस अगर आप देखें तो एंडोथर्मिक हैं, ज़्यादातर एंडोथर्मिक है, क्योंकि टेम्परेचर आप खुद देख लें 8000 फ़ारेनहाइट तक जा रहा है। ऐसा ही है बेटा, फीड हमने क्या देखी थी 316 से सारा लेके इररिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आया है? क्या कह रहे हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं देखते। यार राइटर गलत लिख रहा है बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने जितना पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं तो बस। मैं वही कह रहा हूँ, राइटर ने तुमसे ज्यादा पढ़ा है, वो सही लिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। क्रैकिंग, हाइड्रोजन ट्रांसफर, आइसोमराइजेशन, ट्रांसअल्काइलेशन, साइक्लाइजेशन, डीअल्काइलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, पॉलीमराइजेशन, पैराफिन अल्काइलेशन, कंपैरेटिवली एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर्स। सेंटर पॉइंट उसने क्या रखा हुआ है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर कितनी को ज़्यादा देखी गई है इन रिएक्शंस की, किसी भी एक पर्टिकुलर फीड स्टॉक। अब इसने बच्चा ये पूछ सकता है कि सर ये फीड स्टॉक है कौन सा यूज़ करा हुआ इसने? उसने वैक्यूम गैस ऑयल यूज़ करा। वैक्यूम गैस ऑयल ऑब्टेन किस क्रूड से हुआ, ये एक अलग एक बहस आ जाती है। ये अलग एक बहस आ जाती है कि ये सर जितने कंस्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं क्या गालबन यही कमोबेश कहीं भी FCC लगेगा यही रिपीट होंगे, इसी के तर्ज पे होंगे, फैमिलीज यही होंगी, रीजन्स यही होंगे, ग्रुप्स भी यही होंगे, लेकिन वो ओरिएंटेशन या कंस्टिट्यूएंट वो टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन कंपैरेटिवली वन वे अनदर उसने एक जनरलाइज ओपिनियन दे दिया कि यार इतनी हीट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में है।
तो अगर आप मेजोरिटेटिवली देखें द राइट मोस्ट सेक्शन जो हीट ऑफ रिएक्शन है, आपके पास गालबन आइसोमराइजेशन और ट्रांसअल्काइलेशन और साइक्लाइजेशन के अलावा, मतलब इन 3 रिएक्शंस के अलावा सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक है आपके पास, यानी कि हीट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, हीट लेके रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर लेके हीट इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, एफसीसी कैटलिस्ट में मैं नहीं जाऊंगा बेटा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओरिएंटेशन का हमने जिक्र पढ़ लिया था। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। पहले डायग्राम को एक तरफ से देख लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारे पास साइड बाय साइड वाली है, ये क्लियरली नजर आ रहा है? थोड़ा और जूम कर दूं? नहीं सर, नजर आ रहा है। सही है बेटा, रीड किया जा रहा है सही से? यस सर। Yes, sir. थोड़ा एक सेकंड, एक मिनट। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, प्रोसेस डिस्कशन हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। पहले आप विजुलाइज कर लें कि क्या हो रहा है, किस लिहाज से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी ज़बानी कलामी जितना भी हम लोगों ने टिल नाउ अभी तक पढ़ा है, मतलब बच्चों ने जितना अब तक पढ़ा है टिल 7 सेमेस्टर जितने सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके पेश नज़र हम खुद समझने की कोशिश करते हैं और ख़ुद एक डिस्कशन करते हैं कि किस लिहाज से, किस तरीके से एक प्रोसेस की स्कीम चल रही है। अच्छा, स्टार्टिंग फीड। फीड आपके पास एट अ सर्टेन टेम्परेचर मौजूद है, ठीक है। टेम्परेचर कितना को दिखाया गया था बेटा, किसी को पता है? बच्चे को आइडिया कितना टेम्परेचर हमने गालबन दिखाया था फीड का, याद है किसी बच्चे को? सर ये मेरे ख्याल से बिटवीन 350 एंड 550 डिग्री सेल्सियस था। 316 से 560 गालबन कह लें 8000 फ़ारेनहाइट। वैक्यूम गैस ऑयल जो आपके पास प्रोड्यूस होता है, अगर हम उसका जिक्र करें, वैक्यूम डिस्टिलेशन से चलें जिक्र कर लेते हैं, हम उधर का वैक्यूम गैस ऑयल का जिक्र करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम उधर वो वाला तेल यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली इट वुड बी एट अ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइड पे देखें तो 700 to 800 फ़ारेनहाइट होगा ईजिली। अगर हम वैक्यूम गैस ऑयल का जिक्र करते हैं जो थर्मली क्रैकिंग के बाद हमें मिलता है, तो उसका टेम्परेचर भी कमोबेश इतना ही होता है जिस पे वो ऑप्टेन होता है। ऐसा नहीं कि वो 800 फ़ारेनहाइट पे हम उसको रन डाउन पे लेके जा रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो प्रोडक्शन टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर जिक्र आ जाता है यहाँ पे कि कंपैरेटिवली मैं कोकर का, अगर मैं गैस ऑयल जो कोकर से ऑब्टेन्ड होता है गैस ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको मैं बेटा बाकायदा तौर पे फर्नेस में हीट अप के लिए भेजता ज़रूर हूँ। स्टीम की एंट्रेंस वहाँ पे एट द सेम टाइम द मोमेंट इट एंटर्स द राइजर रिएक्टर, जो बॉटम आपको ये नज़र आ रहा है एरो यहाँ पे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड या दिस स्टैंडिंग पॉइंट से आपके फीड जब कैटलिस्ट की ये पूरी स्ट्रीम को, ये देख रहे हैं ना बेटा आपके पास जो सारा ये डॉटेड लाइंस नजर आ रही है रीजनरेटर में और ये रिएक्टर के अंदर नजर आ रही है, ये कैटलिस्ट है सारा। इस कैटलिस्ट के साथ द मोमेंट वो टच आउट होती है, रिएक्शन टेक प्लेस करता है, इट राइजेस टुवर्ड्स द राइजर रिएक्टर, ठीक है ना। अब ये आप नोट करें द लेंथ ऑफ द राइजर, और ऊपर जो आपके पास जो कैप लगी हुई है, जो आपके पास कैप किस चीज की लगी हुई है, ये 2 ऊपर अंदर डब्बे किस चीज के नजर आ रहे हैं आपको, कोई बताना पसंद करेगा? लेट मी टेक अ स्नैपशॉट, वो ज्यादा आसानी रहेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 पर्टिकुलर ड्रम्स और whatever these things are, कोई बताना पसंद करेगा? सर सेपरेटर्स तो नहीं है ये? सॉरी, कम अगेन। सेपरेटर सर जहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट होगा ऊपर से। गुड है, सेपरेटर। एनीवन एल्स? कोई और बच्चा बताए? कोई और बच्चा कोई इनसाइट दे कि ये क्या चीज हो सकती है रिएक्टर के अंदर? ये सेपरेटर्स हैं, लेकिन सेपरेटर किस टाइप के सेपरेटर्स हैं, और ऊपर ये किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं, किस चीज को ये रोक रहे हैं? ये तो सबने बता दिया सेपरेटर है बेटा, मुझे ये भी बताया ना कि व्हाट दीज सेपरेटर्स आर डूइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज सेपरेटर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ सेपरेटर्स आर बीइंग प्लेस्ड इनसाइड द रिएक्टर्स। सर इसमें जो सर हम वो लिक्विड सर इन करते हैं सर, वो जब कैटलिस्ट आता है तो सर उसको नीचे कैटलिस्ट इससे बैठ जाता है, जो लाइटर गैसेस होती है वो सर ऊपर चली जाती है। गुड।
लेकिन ये आपको साइक्लोन की शक्ल दिखा रहा है। कैटलिस्ट जब ऊपर उठेगा तो बेटा, हाँ, तो जब बेटा कैटलिस्ट ऊपर उठेगा तो उसको मैंने कंट्रोल्ड फैशन में उसको डिस्पर्स करना है ना बेटा, क्योंकि अगर वो रेती वाली शक्ल इख्तियार करके बैठा हुआ है, और जैसा कि मैंने अभी कुछ लम्हे पहले हमने पढ़ा है कि फ्लूडाइजेशन हमने करानी है, उसको फ्लूड की तरह बिहेव कराना है, तो बेटा ये चीज अंडरस्टूड है कि बेटा वो डिस्पर्जन बहुत ज्यादा नहीं करनी, न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट नहीं करना उसे कि कैटलिस्ट तितर बितर हो जाए, क्योंकि जो गैसेस ऊपर उठेंगी एक साथ, गैसेस या पार्शली गैस और लिक्विड आपके पास उठेगा, व्हाटएवर कोई चीज ऊपर उठ रही है, आपने कोशिश क्या करनी है? आपकी कोशिश सबसे पहले यही होगी कि भैया कैटलिस्ट मेरा कैरी ओवर ना हो, क्योंकि जो चीज फॉर्म आउट हो रही है बेटा वो आपके पास फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल चीज तो फौरन के फौरन राउट किस तरफ कर दी जाती है? फ्रैक्शनेटर की तरफ। कैटलिस्ट ऊपर उछलना नहीं चाहिए, तो कैटलिस्ट की जो कह लें जो बाउंस निकल रही है उसको हमने एक सर्टन स्टॉपेज दी हुई है कि ड्यू टू अ सॉर्ट ऑफ अ साइक्लोन सेपरेटर और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास कैटलिस्ट दोबारा स्लाइड डाउन करके नीचे गिर जाता है। अब वो जब नीचे आता है तो नीचे वो राइजर रिएक्टर के ऊपर नहीं गिरता। डू यू गेट द पॉइंट? क्योंकि जो रिएक्टर के जो नीचे आपके पास जो लगा हुआ है ना बेटा, ये बेस है, ये बेसिकली कह लें एंट्रेंस पॉइंट है राइजर रिएक्टर का, कि जितना रिएक्शन हो रहा है वो सारा इधर फॉर्म आउट करके यहीं से गैसेस उठ के जा रही हैं, लेकिन कैटलिस्ट ऊपर ड्यू टू सेपरेटर्स दोबारा स्लाइड डाउन करके नीचे आ रहा है। अब जब वो नीचे गिर रहा है तो इट इज नॉट गोइंग इन द सेम पाइपलाइन एज द राइजर, इट इज गोइंग इन अनदर पाइपलाइन, और यहाँ पे इस पे कोक डिपॉजिट हुआ है। इसका टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली 900 प्लस फ़ारेनहाइट पे मौजूद है, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज continuously fed it towards the regenerator, which is supplied by air from downward, which burns the coke. combustion take place करती है, कोक जितना ज्यादा कोक होता है वो यहाँ से आप क्या करते हैं, कंबस्ट आउट कर देते हैं। वो सारी की सारी आपकी जो कोक पार्टिकल्स, जो आपकी कोक कंबशन पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की साइड उठते हैं। अगर कैटलिस्ट कैरी ओवर हो रहा है तो वो क्या करता है, इन सेपरेटर्स के पेश नजर हिट आउट करके नीचे बैठ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो फाइन आपके पास पार्टिकल्स हैं वो आगे फर्दर किधर चले जाते हैं, दे गो टुवर्ड्स अनदर साइक्लोन व्हिच सेपरेट्स एंड फर्दर क्लैरिफाइज इनटू अ गैस व्हिच गोज इनटू एन एक्सपेंडर, देन गोज इनटू अ हॉट फ्लू गैस व्हिच कैन बी यूज्ड एज। अब ये यहाँ पे क्या आ रही है, वेस्ट हीट रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। डू यू गेट द पॉइंट? ये जो ऊपर का बेटा सिस्टम लगा हुआ है ना पूरा, साइक्लोन, एक्सपेंडर एंड स्टीम, वाटर प्लस स्टीम, ये आपके पास वेस्ट हीट रिकवरी आ गई है, WHS लग चुका है अलग से। अव्वल तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये ओरिएंटेशन तो नहीं होती, अमेरिका में ये ओरिएंटेशन गालबन फॉलो की जाती है, तभी शायद बयान की गई है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम जगहों पे आपके पास इतनी इंटीग्रेशन होती है। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आपके पास एक्सॉन, शेवरॉन, रॉयल डच, मतलब जो कि इंटर ग्लोबल नेम्स है, जो ग्लोबल नेम्स जिसे हम कहते हैं वही फॉलो करते हैं, ठीक है। जो गालबन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है, एक्सपेंडर को लगाया सर इसके ऊपर, एक्सपेंडर। नो आइडिया, नो आइडिया। टर्बो एक्सपेंडर करता क्या है? कंप्रेसर की उलट होती है, कंप्रेसर की तर्ज का ही होता है। कंप्रेसर पढ़ा है? जी सर। सर कंप्रेसर का उलट होता है ना। क्या करता है एक्सपेंडर? सर वो कंप्रेसर मेरे ख्याल से प्रेशर को इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो एक्सपेंडर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर ये एक्सपेंडर इसलिए लगाया ताकि ये अपना ये प्रेशर डिक्रीज हो और जो उसके जो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी डिक्रीज हो। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो बेटा वो हॉट फ्लू गैस तो नहीं रही ना सर। जब मैं वो जितना ऊपर चाहिए था कि उतना मेंटेन कर सके, आगे तो हीट एक्सचेंजर लगाया ना। आगे हीट एक्सचेंजर नहीं लगा हुआ, आगे बॉयलर लगा हुआ है बेटा। सर वो भी तो एक सॉर्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर ही है ना, मेरा कहने का मतलब वही है। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडर की पर्टिकुलर ये फैशन नहीं है, इसका एक अलग मकसद है, उस पर जाते नहीं है वो, फिर वेट अलग ही टॉपिक निकल जाएगा, ठीक है। अभी स्टिक डाउन इधर तक रहते हैं, डिस्कशन करनी है तो कर लेंगे उस पर।
अच्छा जी, अब आपके पास फ्रैक्शनेटर की तरफ अगर आते हैं आप। अच्छा बेटा, एक चीज, रिएक्टर और रीजनरेटर के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज है जो आपको ना समझ आई हो। आसान है, बहुत आसान है, ऐसा ही है। रिएक्टर सर रीजनरेटर आगे ही समझ लो। इजी है बेटा। ओरिएंटेशन थोड़ी देखिए, विजुअलाइजेशन आपके पास हुई भी है ना, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपको और समझ आ रहा है। आपने उसकी ओरिएंटेशन जब पहले से एक थोड़ा आइडिया ले लिया, तो हमेशा विजुअलाइज कर लिया करें चीज़ को। हमने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शनेटर के अंदर जाके आपके पास लाइट साइकिल गैस ऑयल, हैवी साइकिल गैस ऑयल। At the bottom you get decanted slurry which can be rerouted again, अगर आप चाहें तो कैटलिस्ट अगर वाफर मकदार में मौजूद है तो कोई मसला नहीं है। ये गोरा ही सोच सकता है, पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोच सकता। कभी भी वो उस तरह कैटलिस्ट को वन टाइम यूज पे ही लेके जाते हैं, कभी भी डबल टाइम यूज पे कभी नहीं लिया जाता। चलें जी, अब हम इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। पिक्चर आपने विजुलाइज कर लिया बेटा, गालबन सब बच्चों का पिक्चर विजुलाइज हो चुकी है। अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जी The सर। process flow diagram for the side-by-side FCC unit, steam and VGO, heated up to 316 to 427, are fed to the bottom of the riser, which is a long vertical pipe. The regenerated hot catalyst at 649 to 760 centigrades, 1400 Fahrenheit, is also fed to the bottom of the riser. The riser is the main reactor in which endothermic reactions take place. Endothermic, वही हमने ऊपर जो पढ़ी थी, इसके डोमिनेंसी हमारे पास किस चीज की है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की है। The residence time in the riser is 2 to 10 seconds. वैसे नॉर्मली रूल ऑफ थंब आपके पास 5 to 8 रखा जाता है, लेकिन एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से, जैसे कि API टेक्निकल डेटा बुक में मेंशन्ड है, वो 2 से 10 के करीब ही मेंशन्ड है। ठीक है। At the top of the riser, the gaseous product flow into the fractionator while the catalyst and some heavy liquid hydrocarbon flow back in the disengaging zone. Steam is ejected into the stripper section and the oil is removed from the catalyst with the help of some baffles installed in the stripper. The oil is stripped in this way from the catalyst and the spent catalyst is sent to the regenerator at a temperature of 482 to 538 centigrades. The coke in the spent catalyst produce in the cracking reactions. The coke in the spent catalyst, जो कि cracking reaction से produce हो गई थी आपके पास riser reactor के अंदर ही, ठीक है, is burned off in the regenerator by introducing excess air, which is used सर to ensure। जी सर, इसके अंदर ऑयल कहाँ सेपरेट हो रहा है कैटलिस्ट से? जो आपके पास ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन जो है, क्योंकि बेटा फीड कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रही है आपके पास। Do you get the point? Feed is not getting completely converted. 95% conversion आपके पास reaction based है, feed based नहीं है कि feed 95% convert change होके एकदम अपनी शक्ल मुख्तलिफ change करके कोई और चीज़ में तब्दील हो जाए। आपके पास कुछ heavier stock बचता है, extremely heavier stock, क्योंकि cracking भी उस हद तक होगी जिस हद तक cracking के लिए मेरे पास products मौजूद होंगे, या मेरे पास रिएक्टेंट्स के अंदर यानी फीड स्टॉक के अंदर ऐसी मेरे पास चीजें मौजूद होंगी। जब वो सब चीजें ही क्रैक डाउन हो जाएंगी, लेट्स सपोज 40% ऑफ द फीड स्टॉक कंटेन्स क्रैकेबल प्रोडक्ट्स, क्रैकेबल रिएक्टेंट्स हैं, सिर्फ वही क्रैक होंगे। उसके बाद मैं जितनी चीजों को क्रैक करना चाहूंगा वो टेम्परेचर सेंसिटिव भी नहीं होंगी, वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार करेंगी। मतलब ये कैटलिस्ट जो है ना, वो किस तरह से निकलेगा ऑयल में से? कैटलिस्ट ऑयल में से कैसे निकलेगा? यहाँ पे स्टीम से ऑयल सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे जो ये ओरिएंटेशन दिखा रही है, ये हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा है बेटा, ये स्ट्रिपर स्टीम जो लगा रहा नजर है। तो आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो कैटलिस्ट के पार्टिकल्स है ना, वो किस तरह से हम सेपरेट करते हैं ऑयल में से। बेटा एक सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर स्टीम से वो सारे से एक पूरे ऑयल को रिमूव आउट कर रहा है। जस्ट टेक द राइटर विथ हिज वर्ड, वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, सिंपल इज दैट। इसकी और डीप अंडरस्टैंडिंग है, इसको और आगे फर्दर पढ़ लेना, फर्दर पढ़ के देख लेना क्या सूरत होती है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। मैं भी पढ़ के देख लेता हूँ, ठीक है, आप भी इसको इस तरीके से पढ़ के देख लीजिएगा, डिस्कशन कर लेंगे कि इस क्या वजूह, ठीक है। द प्रोड्यूस्ड फ्लू गैस एग्जिट्स एट द टॉप ऑफ द रीजनरेटर, यानी कि आपके पास कंबशन टेक प्लेस कर गई, फ्लू गैस आपके पास जनरेट हो गई, ठीक है ना। द हॉट फ्लू गैस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एक्सेस एयर एट द रीजनरेटेड टेम्परेचर।
These gases are sent to the power recovery unit to produce superheated steam. The operation of FCC remains in steady state as long as a heat balance exists between the heat produced in the generator and the heat consumed in the reactor. क्योंकि एक्सेसिव हीट अगर आपके पास जनरेट हो रही है रीजनरेटर में, ठीक है ना, तो जो कैटलिस्ट आपके पास टेम्परेचर लेके वापस जो स्पेंड कैटलिस्ट आएगा, ऐसी बात है जो आपके पास ये बॉटम वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से फीड एंटर हो रही है और स्टीम भी एंटर हो रही है, अगर ये रीजनरेशन टेम्परेचर इसका एक्सट्रीमली हाई है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि आपके पास वो कंप्लीटली आपकी जो प्रिडिक्टिव रिएक्शंस हैं उसी लिहाज से चलेंगे? शायद ना हो, ऐसा गालबन नहीं होगा। वो पूरा आपका सीक्वेंस, वो बैलेंस जब हिल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हीट टेकन आउट शुड बी इक्वल टू हीट सप्लाइड। वहाँ पे अप एंड डाउन होगा तो फिर जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन का जिक्र आ जाएगा। अच्छा जी, इन बोथ द रिएक्टर एंड द रीजनरेटर hydrocyclones are installed to catch any solid particles carried out in the overhead stream. The product gases from the reactor are sent to the fractionator, which produces light gases, heavy gasoline, main product, light cycle gas oil, heavy cycle gas oil, and decant slurry. The light gases are sent to the gas concentration unit where flue gas, propane, butane, LPG वो strip out कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, जैसे आप कह लें stabilize कर लेते हैं, ठीक है ना, gases को. Then the operating conditions are usually adjusted to produce the maximum amount of gasoline from the VGO. Table 8.4 आपको क्या दिखाता है? Table 8.4 एक सेकेंड. Table 8.4 reactor and regenerator operating conditions for maximum gasoline production. प्रकाश वाली किताब है, वो शायद गालबन शेयर की भी है, वहां से उठाया गया है कि आपके पास अगर रिएक्टर फीड रेट मिलियन बैरल्स पर स्ट्रीम डे, रिएक्टर फीड रेट कितना है, ठीक है ना, मिलियन बैरल्स पर स्ट्रीम डे, फीड टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 446, catalyst to oil ratio is 5.4%. The catalyst circulation rate is 21.7 tons per minute. Catalyst makeup rate कितना है? 2.5 tons per day. Makeup rate क्या है? 0 मीटर catalyst आपके पास, जो makeup उसे कहते हैं, ठीक है. Riser outlet temperature 91. Dispersion steam weight percent 0.9. स्ट्रिपिंग स्टीम टन्स पर टन्स ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कितने टन स्ट्रिपिंग स्टीम इस्तेमाल की जा रही है? 0.02 टन्स पर टन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर रिएक्टर का फीड रेट इतना है तो बेटा नीचे स्ट्रिपिंग स्टीम टन्स पर टन कैटलिस्ट के हिसाब से बयान की गई है, जो कि रियलिस्टिक वैल्यू है, ठीक है ना. रिएक्टर प्रेशर आपके पास कितना है? 30 psi. रीजनरेटर प्रेशर 33 psi गेज. रीजनरेटर टेम्परेचर कितना है? 1341 एंड फ्लू गैस टेम्परेचर एक्सीडिंगली 1355. तभी देखो उसने क्या जिक्र करा कि सुपर हीटेड स्टीम, वेस्ट हीट रिकवरी आपके पास इतनी जालिम हो रही है, ठीक है. रिएक्टर एंड रीजनरेटर ऑपरेटिंग कंडीशन, ये मैक्सिमम गैसोलीन के लिए है, मैक्सिमम गैसोलीन के लिए. और ये कह लें सर इसके अंदर जो अपना वो डिस्पर्जन स्टीम क्या है सर? इसके अंदर क्या चीज? इसके अंदर ये जो वो डिस्पर्जन स्टीम लिखी हुई है 0.9 वैल्यू दी हुई है वेट फीड परसेंट. डिस्पर्जन स्टीम कौन सी होगी? वही स्टीम होगी ना बेटा जो एंटर कर रही है फीड के साथ, फीड को डिस्पर्स वही करेंगे. ये वो डिस्पर्जन का इसमें क्या मतलब हुआ फिर? स्टीम डिस्पर्जन स्टीम डिस्पर्स बेटा क्या स्टीम क्या कर रही है? डिस्पर्स आउट कर रही होगी ना. कैसे? एक नोजल सी स्टीम अंदर इनपुट कर रहे होंगे ना बेटा, किसी होस पाइप से तो नहीं कर रहे होंगे ना. चलो सही है, आप समझ आ रहा? जी सही है. या नोजल का मुंह लगाया हुआ अलग से बड़ा सा, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कैटलिस्ट मेकअप रेट, कैटलिस्ट मतलब इसको वो मेकअप भी कर रहे हैं क्या साथ साथ कैटलिस्ट? बेटा कैटलिस्ट आपका सर्कुलेशन रेट चल रही है, रीजनरेटेड कैटलिस्ट चल रहा है, ठीक है ना. कैटलिस्ट क्या, जैसा कि आपने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अगर पढ़ी हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है. कैटलिस्ट अपनी असल शक्ल पे अपनी असल शक्ल नहीं रखता जो उसकी पहले दिन शक्ल थी, समझ रहे हैं?
जी। दूल्हे की सर शक्ल जैसा पहले जो दिन अलग ऊपर आपने होती वो है। डायग्राम दिखाई थी ना, उसके अंदर मतलब वो मेकअप रेट वाला कहीं से मतलब इनलेट था नहीं, कहाँ से मेकअप दे रहे हैं? फिर बेटा हर चीज दिखा देंगे तो बेटा PNID बन जाएगी पूरी। तुम्हें PFD दिखाना चाह रहा है वो। हर चीज में हर चीज नहीं मिलती बेटा, समझा करो। हर चीज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तुम। वो PNID बनाता, अगर प्रॉपर PNID बनाता फिर तो जाहिर सी बात है हर तुम्हें हर कनेक्शन नजर आता। वो सिर्फ तुम्हें एक सब्जेक्टिव बेस्ड अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा बेटा अभी इधर ही घुस के प्लांट चलाना शुरू कर दो, ये कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। समझ रहे हो? राइटर अपने लिहाज से चीज बयान करता है, स्टूडेंट के लेवल पे रह के चीज बयान करता है। और यहाँ पे तुम्हें PNID भी दे देता बेटा, फिर जब टीचर तुम्हें PNID भी पढ़ा रहा होता है फिर आगे फिर और चीजें होती, फिर वही चीखो पुकार हो रही होती, कोर्स ज्यादा हो गया, कोर्स ज्यादा हो गया। गेट द पॉइंट? चीजें कुछ कुछ जी सर। अपने हिसाब से चल रही हैं। अच्छा जी, अब मॉड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन हमने पढ़ ली, किस मॉड्स के तहत चल रहे थे, 5 हमने देख ली थी चीजें। कुछ यील्ड को रिलेशंस हैं, उससे पहले हट के हमने मॉड ऑफ फ्लूइडाइजेशन की तरफ अगर देखें, ये थोड़ा पढ़ के देख लें, ये बड़ी प्यारी चीज बयान करेंगे इसमें, फिर हमारा FCC कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं बेटा, नेक्स्ट वीक क्लास है आपकी? नहीं सर। कंफर्म है? जी सर सर पेपर है ना नेक्स्ट वीक तो। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक पेपर है, 15 सही है, ठीक है। तो ये गालमन चले FCC कंप्लीट हो गया यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा अब देखते हैं मॉड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन इन FCC, लोकेशन इन FCC एंड मॉड्स ऑन फ्लूइडाइजेशन। अगर रीजनरेटर का जिक्र किया जाए तो फ्लूइडाइजेशन किस टाइप की होगी? कैटलिस्ट की टर्बुलेंट फ्लूइडाइजेशन होगी टू अटेन यूनिफॉर्म बर्निंग एंड टेम्परेचर बेड। अब उसने आपको मॉड्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन राइजर रिएक्टर में किस तर्ज का था, होना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता, ज़्यादा रखा जाता है, नहीं रखा जाता, उसने हर ओरिएंटेशन की एक बयान कर दी है, ठीक है। लाइन फॉर कैटलिस्ट ट्रांसफर, बबलिंग फ्लूइडाइजेशन होनी चाहिए, जो कैटलिस्ट ट्रांसपोर्ट की लाइन है फ्रॉम रीजनरेटर टू राइजर, ठीक है ना। चिपक चिपक के नहीं जाने चाहिए, बबलिंग फॉर्मेशन में जाने चाहिए, जर्क आप देते जा रहे हैं, ठीक है ना। राइजर के अंदर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र करा है उसने, बस्ट आउट करो, क्योंकि ऊपर आपके पास हाइड्रोसाइक्लोन्स लगे हुए हैं तो न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट आपके पास फेवरेबल है। गेट द पॉइंट? ऊपर कलेक्ट भी तो हो रहे हैं ना, अगर मैं डिस्पर्स कर रहा हूं तो ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं। प्लग फ्लो हैज अ फ्यू सेकंड्स ऑफ रेजिडेंस टाइम, ठीक है। स्ट्रिपर के अंदर आपके पास बबलिंग फ्लूइडाइजेशन होती है, स्टीम इज इंजेक्टेड इन द स्ट्रिपर टू वेपराइज एंड सर रिकवर हैवी न्यूमेटिक ऑयल। की जगह हम लोग बबलिंग नहीं कर सकते वहां पर राइजर में? बबलिंग का फायदा नहीं है ना बेटा, आपने अगेंस्ट ग्रेविटी उठानी है चीज, पिक कर रहे हो मेरी बात? अगेंस्ट ग्रेविटी चीज उठ रही है तो थोड़ी वेलोसिटी आपको अटेन करानी पड़ेगी। और उसूलन तौर पे जब ऊपर आपने हाइड्रोसाइक्लोन्स लगाए हुए तो बेटा फिर टेंशन तो नहीं होनी चाहिए कैटलिस्ट कैरी ओवर की, फिर तो न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। मैंने पहले ये बात जरूर कही थी कि न्यूमेटिक रखना नहीं है, अजीब सूरत हाल है, आपने फैलानी नहीं है चीज़ में। वो चीज़ आगे एक बिल्कुल एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि हाइड्रोसाइक्लोन्स की प्लेसमेंट इस लिहाज से की गई है कि न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करे। क्योंकि अगर मैं प्लग फ्लो रखता हूँ या मैं जर्क वाला फ्लो रखता हूँ या बबलिंग फ्लूइड रखता हूँ, जो बबलिंग एक फ्लूइडाइजेशन रखता हूँ, वो मुझे रेजिस्टेंस टाइम इतना ज़्यादा देगा नहीं, क्योंकि मेन जो मेरे पास जो कह लें सिस्टम है वो बेसिकली कैटलिस्ट पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, कैटलिस्ट के बिहेवियर पे डिपेंडेंट ज़्यादा है, कैटलिस्ट के डिस्पर्जन पे जो ना डिपेंडेंट ज़्यादा है। फीड तो मेरे पास जाहिर सी बात है उसने तो फ्लो करना है कैटलिस्ट के पाथवे से, मैंने कैटलिस्ट को बिहेव कराना है किस तरह, फ्लूइड की तरह। क्योंकि डेफिनेटली कैटलिस्ट जैसे जैसे फीड स्टॉक के साथ रिएक्ट करता है, टच होता है, वटेवर कुछ भी होती है सूरत हाल, तो वो क्या करता है, स्ट्रेट अवे कन्वर्जन की तरफ चला जाता है। लिफ्ट लाइन फ्रॉम रीजनरेटर टू द रिएक्टर, लिफ्ट लाइन फ्रॉम द रीजनरेटर टू द रिएक्टर शुड बी न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट। ये कुछ यील्ड कन्वर्जन्स हैं, इसको बेटा जहन नशीन कर लें, इसको एज अ कातिब बन के अपने पास लिख भी लें, समझ भी लें, और साथ ही नीचे एक न्यूमेरिकल है, इसको एक गो थ्रू कर लीजिएगा। कहते हैं तो एक हम नेक्स्ट वीक एक और क्लास रखने को तैयार हैं, अगर बच्चे कहते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक सो। पेपर है नेक्स्ट वीक। क्या चीज़? बगैर गैप के पेपर है नेक्स्ट वीक।
अरे कोई नहीं है बेटा, हिम्मत है मर्द मदद खुदा, टेंशन नहीं लें आप लोग, चीते हैं आप लोग माशाल्लाह, कर लेंगे। आप राइटर को गलत साबित कर देते हैं बेटा अक्सर बेशतर, तो फिर लेवल तो है ना, फिर उस लेवल के पेश नज़र ही तो ऑपरेट करना पड़ता है कि नहीं? अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाए, मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा दूं जरा। सर टॉपिक्स बता दें आप। अभी तक जितना पढ़ा सब है बेटा। टॉपिक्स बेटा तुम लोगों ने नोट करने हैं, मैंने नोट करने हैं। सर सर एफसीसी यही तो तो नहीं पता चल रहा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े। बेटा जितने लेक्चर्स मैंने अभी तक लिए हैं वो देख लो, उसमें सारे टॉपिक्स मेंशन हैं। 7th सेमेस्टर है बेटा, लिखत पढ़त वाली चीज पे ना चलो। बयान की गई चीजें मेरा ख्याल है तुम लोगों ने लिखी तो होंगी चीजें अपने पास, या अगर तुम उसको लेक्चर को एज अ साउंड रिकॉर्डिंग सुन ही रहे हो तो बेटा फिर फायदा नहीं है, फिर तो अलग से मैं मेहनत करके नहीं दे सकता कि क्या चीजें आएंगी क्या चीजें नहीं आएंगी। जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई गई सर हैं ये सब ऑनलाइन इंक्लूडेड। नहीं होता सर इतना क्लियर, हाँ क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन में मुश्किल होती है सर। सारी क्लासेस ली थी बेटा? सर ये सबके साथ ही है, मेरे साथ तो नहीं है वैसे। तो क्या कर सकते हैं बेटा, जो माहौल है उस माहौल के तहत चलना है ना बेटा। हर किसी को खुश तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे, हर किसी को सर खुश करने सबको कर बैठे दें। तो हाँ सबको तो नहीं, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं हूँ बेटा, इतनी तो नेकियां मैंने भी नहीं कमानी, आपको पता है। सर थोड़े अच्छे हो जाए सर, जन्नत में बाग बना लेना आप भी। नहीं बेटा, गुनाह में लज्जत होती है, याद रखना। थोड़ी नेकी भी करनी सर चाहिए था सर। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं। आसान है न्यूमेरिकल्स के आपको कह लें कि फॉर्मूलाज गिवन होंगे, टेंशन ना लें, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज गिवन होंगे, इतनी तो आसानी देना बनती है बेटा। सर फिर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमें आइडिया तो हो कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं ऐसे न्यूमेरिकल दूंगा ही नहीं जो सॉल्व ना हो, ऐसे न्यूमेरिकल दूंगा जो कि सॉल्व करने वाले सर हो। आपके लिए तो इजी होंगे ना, आप तो कर लेंगे, हमारे लिए बेटा प्रॉब्लम है। ऐसे SHMT में कूलिंग टावर का न्यूमेरिकल दिया था, वो इतने कम लड़कों ने सॉल्व करा ना, और मैं हंस ही रहा था बेटा बैठ के, मैं लिटरली हंस रहा तो था सर वही तो बहुत। मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए इजी है, हमारे लिए मुश्किल है। नहीं बेटा वो बहुत आसान था, वो और बच्चों के लिए भी बहुत आसान था, वो जो बाहर निकलते थे बच्चे वो ये यहाँ तक कह रहे थे कि सर बहुत आसान था। अब देखो बात ये होती है कि किस तर्ज पे पेपर आएगा, पेपर का तर्ज ना पूछो, ठीक है ना। टॉपिक्स क्या हैं ये कभी ना पूछो, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, खंगाल के देख सकते हो, मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी अपलोड की हुई है, इशू भी नहीं है, ठीक है ना। सर टॉपिक्स रहने दें सर, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का बता दें सर। न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल मैं आपको कल तक अपडेट दे देता हूँ, न्यूमेरिकल में ग्रुप पे सर लगा बस दूंगा। नंबर से बता दें कि सर ये इंक्लूड है, मतलब नंबर्स नहीं, मैं बता दूंगा नहीं, मतलब सर न्यूमेरिकल। टॉपिक से रिलेटेड बता देना ताकि वो हम देख लें, क्योंकि इतने हाँ सारे ये बता दूंगा, न्यूमेरिकल्स हाइड्रो और टीटर के टॉपिक्स हैं हैं कि सर। वो बेफिक्र हो, बता दूंगा, वो बेफिक्र हो, नो इशू विद दैट, टेंशन सर नहीं लो यार। जी एफसीसी भी आएगा। डेफिनेटली आएगा बेटा। सर चैप्टर 7 तक था ना सर, आपने लास्ट सर क्लास में तो 7 कहा तक था। कर लें, सर क्योंकि 8 तो चैप्टर बहुत नंबर अभी अभी 7 तक किया कर है। रहे हैं सर, आपने भी उसने बोला था कि कोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ये कम गला कर दूंगा। पड़ो, छुरियां यस निकालो, सर, छुरियां निकालो जल्दी से। नहीं सर, चलिए की बात नहीं, यस सर, आपने कहा था कि छुरी चैप्टर तो ये 7 हमारे तक। गले पे ये जो फेल है सर। अच्छा, मैं अभी तक जो ना मिड हो गया, मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि मारूफ का माइक खराब है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ, मारूफ का आज माइक भी चल पड़ा। सॉरी सर, लेकिन 7 तक कर देना। सर एफसीसी हटाकर और जो है ना 7 तक कर दें, वो सही रहेगा, बस क्योंकि 7 एफसीसी तक हमने करेंगे रिसेंटली सर, किया है। और सर हो जाएगा। FCC रिसेंटली करा, FCC के लिए तो मैंने बेटा आपको तो मैंने लिंक भी दिया था वीडियो का, वो वीडियो देख के बच्चे खुश भी बहुत। सर देखिए, वो वीडियो देखी थी, मगर सर में उसको रहने देना, आपने कहा था ना 7 तक का, सर 7 तक रख लो। हम 7 एफसीसी तक बता के रहे हैं। इंतजार में बैठे हुए हैं। FCC सर इस हटा तरह तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, हम कैसे करेंगे, कवर नहीं हो लास्ट पाएगा। क्लास में आपने खुद पैराडोल वाली बात की थी। ये कौन सी बच्ची है, ये कौन सी बच्ची है, मैं एक से मुझे देखने दे, ये कौन सी बच्ची है गालवन, एक सेकंड, माशाल्लाह वो एक्टिव हो गई है बच्चियां, मैं ही देख रहा हूँ माशाल्लाह से। ये कौन सी बच्ची है मुझे बता दें। सर जान हो गए। नहीं अभी एक बच्ची मुखातिब हुई थी। सर 54 थी शायद। 64 का माइक ठीक हो गया। 54 अच्छा, हुमा है गालबन। नो सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह, एक दूसरे पे आ रही टॉपिक कौन कौन से है सर?
टॉपिक एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम जेट इजेक्टर, डिसॉल्टर्स, नेप्था हाइड्रोटीटर। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रो कन्वर्जन में हाइड्रो क्रैकिंग, और एफसीसी। बस देखो 8 टॉपिक्स हैं बस। सर 8 तो है लेकिन तो पूरा बुक हो गया। सर चैप्टर 4 पूरा आपने दे दिया। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, डिसॉल्टर है, बचा क्या है सर? अच्छा देखिए मेरी बात सुनो सर 7 तक कर लेंगे। अच्छा देखिए मेरी बात सुनो, एक चीज बता देता हूँ। मेरी बचा के भी रखना चाहिए ना सर। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें वो फाइनल में इंक्लूड कर लिएगा मसला। अबे सर की सुनो, एक गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है कि किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करो ना, उसका इंट्रो रखो, उसकी पीएफडी के बाद अगर उसमें रिएक्शंस हैं तो रिएक्शंस, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। बेटा ये माइक बंद कर, किसका माइक है बेटा? ये कौन ये बस स्टॉप पे खड़ा होके सुन रहा है मेरा लेक्चर? माशाल्लाह यार, सही बच्चे। देखें, किसी भी टॉपिक का आप इंट्रो तैयार करते हैं, उसकी पीएफडी देखते हैं, उसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शंस इंक्लूड हैं तो रिएक्शंस को देख लेते हैं। रिएक्शंस, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, पीएफडी, इनफ। ये टॉपिक फेटिश, ये टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। अगर उसके अंदर बचा क्या बेटा, टॉपिक के अंदर बचा क्या मतलब क्या? 7वें सेमेस्टर में यही तो बचता है, और क्या बचता है आखिर में आके बेटा? इसके अलावा अगर तुम कह रहे हो, सुनो मेरी सुनो। अच्छा सर, ये थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स और काइनेमैटिक्स को रहने दें। थर्मोडायनामिक्स बेटा अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो मैं उसके अंदर, देखें मेन मुद्दे क्या चीज हो सकती है? पीएफडी मुद्दा हो सकता है, रिएक्शन पैरामीटर्स मुद्दा हो सकता है। थर्मोडायनामिक्स से मैं कॉन्सेप्चुअल सवाल बना के दे सकता हूँ। थर्मोडायनामिक्स पूरी की पूरी बेटा बैठ के पूछूंगा नहीं तुमसे, तुम्हें समझ होनी चाहिए। मैं तुमसे कॉन्सेप्चुअली कोई सवाल पूछ सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि वो गालबन वो कोशिश तो यही करूंगा बेटा वो सवाल कोई आपके पास 1.5-2 पेज का सवाल ना हो। 1.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे के पेपर के लिहाज से चीजें बने। वे कर रहे हो, इतनी संगदिली नहीं है कि बेटा 1.5 घंटे में। मेरी बात सुनो सर, इशू ये आ रहा है कि ना जब उसको पढ़ रहे हैं ना तो मतलब सर उसके अंदर अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है चीज। बेशक हो रही है। और काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशंस वगैरह यूज हो रही है ना सर, वो भी मैं वही कह रहा हूँ, वो बेशक हो रही है। मैं वो चीजें, देखो वो चीजें प्राइम कंसर्न की नहीं है। मैंने तुम्हें देखो मैंने टॉपिक का एक बिहेवियर बता दी कि टॉपिक को तुम किस लिहाज से तुम उसको मतलब एड्रेस करो। इंट्रो के लिहाज से देखो, पैरामीटर्स के लिहाज से देखो। पैरामीटर्स के अंदर कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर उसके साथ मिक्स कर दिया, उसका टेम्परेचर उसके साथ मिक्स कर दिया। ये चीजें रट्टी होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, पीएफडी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब पीएफडी फिंगर टिप्स पे होगी तो बेटा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है कि नहीं है? अगर तुम्हें एक डायग्राम याद हो गए, ठीक है ना, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली हट गई, उसको तो चलो तुम साइड पे फेंक दो। अब तुम्हारा बर्डन और कम करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाती है बात न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल देखें जो कोरिलेशन बेस्ड है, तो तुम्हें कोरिलेशन एक गिवन होगा, एक कोरिलेशन गिवन होगा, इससे बेफिक्र रहो, ठीक है। जब कोरिलेशन गिवन है तो टेंशन किस बात की? प्रैक्टिस करनी वो करो बेटा, ठीक है। अब दूसरी चीज आगे, जाहिर सी बात है बेटा गिवन होंगे, इतनी चीज तो मुझे भी पता है ना बेटा। मिड का पेपर में फाइनल का पेपर थोड़ी दे रहा हूँ, मैंने मुश्किलात थोड़ी पैदा करनी है। मैं आपको देखें, अगर न्यूमेरिकल का अगर एक झलक दिखाऊंगा तो उसकी झलक दिखाने से पहले उसके सारे फवायद बयान कर दूंगा कि यार देखो इसका ये न्यूमेरिकल का ये है, ये ग्राफ है, ये फला है। आपके साथ सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, मेरी चैप्टर 8 तो इंक्लूड नहीं है ना सर? चैप्टर 8 ये एफसीसी, ये सर जो एफसीसी कौन सा है? हाँ, एफसीसी की पीएफडी इंक्लूडेड है और उसके रिएक्शन पैरामीटर्स इंक्लूडेड है। रिएक्शन पैरामीटर पीएफडी इंक्लूडेड है। पीएफडी किसी की नहीं छोड़नी। कम ये तो हटा दो सर। नहीं पीएफडी नहीं हटा सकता बेटा। तुम लोगों ने रिफाइनरी में बेटा नौकरी करनी है ना, अल्लाह के हुक्म से करनी है। सर पेपर भी तो देने ना सर। सर ये हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा लोड हो गया हमारे पास। अच्छा दूसरे कोर्स, अच्छा मेरी एक बात बताएं, दूसरे कोर्सेज का बर्डन भी है
गालबन? सर इतना है कि ये सर तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसका बटन ज्यादा है। बेटा अभी तो कुछ अरसे पहले तो मैं ग्रुप पे आप लोग की नागवारी कैफियत देख रहा था, जिसमें कोर्स कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था आपको। सर हमें तो करना है ना, भले पढ़ाए और ना पढ़ाए पहले भी एक दफा बोला था, ये वो ग्रुप पे नहीं पता। जबरदस्त आज जबरदस्त। अपना देखो ये चीज होनी चाहिए, ये जो एटीट्यूड जो अब्दुल्ला ने बताया ना बेटा, हमें पढ़ाया या ना पढ़ाया जाए, हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ये बेटा ये मेंटालिटी रखो और पेपर आप तैयारी करने। कोर्स आउटलाइन आपके पास मौजूद होगी, कोर्स आउटलाइन प्रिपेयर करो। 8 को हटा दे सर, 8 को हटा दे प्लीज सर। 8 को चले 8 हटा दिया, बस हटा दिया सर 8 हटा दें और न्यूमेरिकल्स का एटलीस्ट बता दें कि कौन-कौन से सर एटलीस्ट 8 हटा दें और बस सिर्फ हटा दिया न्यूमेरिकल्स का हटा बता दिया दें सर। हटा दिया और न्यूमेरिकल्स बता दें सर, टॉपिक हम फिर अल्लाह देख लेंगे, टॉपिक्स का फिर मसला नहीं है सर, टॉपिक हम कवर कर लेंगे, बस आप न्यूमेरिकल्स बता दें। उन बच्चों की आवाजें सुनने को मिल रही जिनकी आवाज में जो ना सिर्फ पेपर में ही सुनता हूँ, माशाल्लाह। चलें एक सेकंड वेट करें बेटा। वाले सर सब जान पर आई हुई है। अबे कोई जान पे नहीं आई हुई, एम ही फजूल जान पे आई हुई है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों तुम लोग, एम ही बदनाम हुए हो तुम लोग यार। हैं वैसे हैं तो जरासीम तो हैं बेटा कुछ कुछ, लेकिन सही है हिसाब किताब आप लोग का। अच्छा अब ये बताएं, न्यूमेरिकल में खाली कितने तरीके होंगे ना सर? नहीं न्यूमेरिकल में कल बताऊंगा, अभी मुझे अटेंडेंस लगाने दो बेटा। ठीक है सर, आप कल बता दीजिएगा न्यूमेरिकल्स, हम वेट करेंगे सर। ठीक है, ये बताएं ये जो बच्चे अटेंडी नहीं हैं इनकी अटेंडेंस लगाई जाए या ना लगाई जाए? अदर्स फ्रॉम चैट लगाया जाए सर। लगाई जाए, माशाल्लाह। मिड की लास्ट क्लास से लगा दें सर। ये बेटा सारी नेकियां मुझे ही करनी है, तुम लोगों पे नेकियां फर्ज नहीं है क्या बेटा? या तुम लोगों पे ईमानदारी फर्ज? अच्छी बात, आपको जन्नत में बाग मिल जाएंगे, जन्नत में घर मिल जाएंगे, और क्या सर चाहिए आपको? आपको मिला है और सही लेवल है तुम लोग का, टेंशन ना लो बेटा। फिजिकल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, फिर और अच्छा मजा आएगा फिर तो पढ़ने में। फिजिकल क्लासेस आपकी गालबन मार्च से स्टार्ट हो रही हैं? यस सर, फेज 5 बुलाएंगे मेरे ख्याल से। लास्ट क्लास है, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं आज माशाल्लाह। सर वो सब उम्मीद से हैं कि सर पेपर बताएंगे। आज तक पेपर बताया मैंने किसी को? शायद इस बार कसम तोड़ लें सर आप। काश ऐसा हो जाता। चले बेटा जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। सर न्यूमेरिकल का तो बता दें। बेटा तुझे अभी कहा है कल बताऊंगा, 2 घंटे से बेटा जबान चला रहा हूँ। सर कल बता देंगे ना जुमे? इंशाल्लाह कल नहीं तो शायद इतवार को या पीर को बताऊं।